हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में क्लास 12 बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। तो जितने भी स्टूडेंट क्लास 12th में हैं और इस बार बोर्ड परीक्षा 2025 में पेपर देने वाले हैं, तो हम उन सभी स्टूडेंट के लिए लेकर आए हैं सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपके 5 सब्जेक्ट से लिए गए हैं। सभी सब्जेक्ट वो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। हिंदी है, समाजशास्त्र है, नागरिक शास्त्र है, भूगोल है और अर्थशास्त्र है। ठीक है, ये आपका 5 सब्जेक्ट है और एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं स्टूडेंट। एक ही वीडियो में सब कुछ खत्म हो जाएगा। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके इस बार 2025 के बोर्ड एग्जाम के लिए। आप सभी को टाइम टेबल तो मिल ही हो गया होगा और उसी के अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी कीजिए। ठीक है, तो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि पूरे चैप्टर से लिए गए हैं। कोई भी इसमें एक प्रकार से सारे डाउट आपका क्लियर किया गया है सभी आपके इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न में। देखिए, ऐसी वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगी स्टूडेंट, जो हमारे आइल्स के विद्यार्थी हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं। ठीक है, ऐसी वीडियो आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी। पूरे किताब के महत्वपूर्ण टॉपिक इस महत्वपूर्ण प्रश्नों में बताया गया है। हर एक सब्जेक्ट का महत्वपूर्ण टॉपिक आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बस इतना टॉपिक पढ़ लो, आपका जो 95 का टारगेट है हर एक सब्जेक्ट में वो जरूर पूरा होगा स्टूडेंट। एक भी नंबर नहीं कटेगा। पूरे साल की तैयारी है। जितने भी स्टूडेंट ने जो भी स्टूडेंट ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, यानी उनको 0/0 नॉलेज है, उनके लिए ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जिन्होंने पढ़ लिया, अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 500 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा यदि आप ये 5 सब्जेक्ट के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं। तो एक ही वीडियो में है, काफ़ी मेहनत लगा स्टूडेंट इस वीडियो को बनाने के लिए। तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए लेकर आते रहते हैं। 1 घंटे में, यानी लगभग 1 से 1.5 घंटे में पूरा आपका महत्वपूर्ण प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। सभी सब्जेक्ट का है, पूरे बुक का निचोड़ रहेगा स्टूडेंट, चाहे जो भी सब्जेक्ट हो। ये याद रखिए कि पूरे साल की तैयारी है आप लोगों की। तो जो अभी तक कुछ नहीं पढ़े, जिनको कुछ नहीं समझ में आ रहा, ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए एक एक करके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देख लीजिए। आज हम इस वीडियो में क्लास 12 हिंदी 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए जितने भी स्टूडेंट इस बार 24 फरवरी 2025 को हिंदी का पेपर देने वाले हैं, उनके लिए हम लेकर आए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। इस वीडियो में पूरे बुक के महत्वपूर्ण टॉपिक को बताने वाले हैं जो आपके इस बार क्लास 12 हिंदी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूरे बुक का निचोड़ इसमें हम देने वाले हैं जो आप लोगों को पढ़ना है। देखिए, इससे बाहर कुछ नहीं आप लोगों को पढ़ना है, जो इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं। जिन भी स्टूडेंट का टारगेट है 100 में से 100 नंबर लेकर आना, आज के इस वीडियो को देखने के बाद में 100 में से 100 नंबर की मैं गारंटी लेता हूं स्टूडेंट, उनका जरूर आएगा। क्योंकि इसमें मैं जितने भी टॉपिक को बताने वाला हूं, ये सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट है और पूरे बुक का निचोड़ है। अब कमजोर छात्र भी लाएंगे 95%। जितने भी कमजोर छात्र हैं आज के इस वीडियो को जरूर देखिएगा। जितने भी हिंदी में अच्छा लेकर आना चाहते हैं और उनका इस बार टारगेट है 95% का हिंदी में, तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को 2 लोगों के पास जरूर शेयर कीजिएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, आपके हिंदी में 2 भाग होते हैं। हिंदी जो क्लास 12 हिंदी, इसमें 2 भाग होते हैं, जिसमें खंड का और खंड खा होता है। खंड का में आपका 50 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं। तो खंड का के जितने भी 50 नंबर के क्वेश्चंस हैं, चलिए देख लेते हैं कौन कौन से वो क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर देखिए, खंड का में कितने टॉपिक है स्टूडेंट? 7 टॉपिक है। 7 टॉपिक को आपको पढ़ लेना है। ठीक है, आप लोगों को क्या क्या पढ़ना इसमें पता चल जाएगा। काफ़ी स्टूडेंट का डाउट है कि टाइम अब कम बचा है और आप लोगों का 24 फरवरी 2025 को पेपर होने वाला है। तो इसमें आप लोग क्या क्या पढ़ना है, हिंदी में क्या क्या पढ़े कि आपका वही आए बोर्ड एग्जाम में। तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए है स्टूडेंट। तो देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक है स्टूडेंट, हिंदी के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न को तैयार करना। आपके हिंदी में जो बहुविकल्पीय प्रश्न 10 आते हैं और हर एक प्रश्न कितने नंबर का होता है? 1 नंबर का होता है। तो 10 बहुविकल्पीय प्रश्न आपका 10 नंबर दिलाकर जाएगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने मॉडल पेपर भी काफ़ी सॉल्व कराए हैं, वहाँ पर शुरू में ही पूछ लिया जाते हैं हिंदी में बहुविकल्पीय प्रश्न। और हिंदी नहीं बल्कि सभी सब्जेक्ट में क्या है, बहुविकल्पीय प्रश्न
शुरू में ही पूछा जाता है। आपको हिंदी गद्य और हिंदी जो पद्य है, हिंदी गद्य पद्य से 5-5 क्वेश्चन आते हैं। गद्य से आपका 5 क्वेश्चन और पद्य से 5 क्वेश्चन आएगा। तो कम से कम आपको क्या है 200 गद्य के और 200 पद्य के बहुविकल्पीय प्रश्नों को तैयार करना है। मैंने चैनल पर वीडियोज में लेकर आता हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, तो काफ़ी स्टूडेंट वीडियोज को नहीं देखते हैं। मैं उनको ये बताना चाहूँगा स्टूडेंट कि अच्छे नंबर लेकर आना है तो उसमें बहुविकल्पीय एक बेस्ट क्या है आंसर होता है, बेस्ट चॉइस होता है, क्योंकि एग्जामिनर को वहीं से पता चल जाता है कि आप लोग कितने प्रिपेयर हैं बोर्ड एग्जाम में हिंदी का पेपर देने के लिए। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को तैयार कीजिए। आपके क्वेश्चन बैंक और बुक में हिंदी गद्य और पद्य के क्या है 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को तैयार कर लेना है, जो आप लोगों को 10 नंबर दिलाकर जाएगा। मैंने वीडियो अपने चैनल पर बनाया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। दूसरा टॉपिक है हिंदी का महत्वपूर्ण गद्यांश। काफ़ी स्टूडेंट का डाउट होता है कि सर कौन सा गद्यांश पढ़ें, और आपका 10 नंबर का गद्यांश आता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, अब किस चैप्टर के आप लोगों को गद्यांश को पढ़कर जाना है कि बोर्ड एग्जाम में वही आए 24 फरवरी को और आपको 10 नंबर दिलाकर जाए। तो देखिए, सबसे पहला जो आपका चैप्टर है राष्ट्र का स्वरूप। ठीक है, राष्ट्र के स्वरूप के जो लेखक हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। इनके आप लोगों को 5 महत्वपूर्ण गद्यांश को क्या है पढ़ लेना है, तैयार कर लेना है, क्योंकि पेपर में इनसे भी चैप्टर से आएगा। दूसरा जो चैप्टर है निंदा रस। निंदा रस के जो लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी हैं। इनका भी बोर्ड एग्जाम में जो गद्यांश पूछा जाता है, तो ये तीनों में से 5-5 गद्यांश को, इंपॉर्टेंट गद्यांश को पढ़ लेना है। ठीक है, तीसरा है भाषा और आधुनिकता, यानी प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी इसके लेखक हैं, भाषा और आधुनिकता। इसके भी 5 आप लोगों को गद्यांश को तैयार कर लेना है स्टूडेंट। ठीक है, तो हिंदी में जो डाउट रहता है सभी स्टूडेंट का कि कौन कौन से गद्यांश को पढ़कर जाए, तो ये तीनों चैप्टर को तैयार कर लेंगे तो इनमें से एक ना एक तो जरूर फंसेगा। ठीक है, जो आप लोगों को 10 नंबर दिलाकर जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कि पूरे का नहीं आता और निंदा रस का कोई एक गद्यांश पूछ लिया गया तो आपका 10 नंबर फिक्स है स्टूडेंट, कोई नहीं काट सकता। ठीक है, तो ये गद्यांश को आप लोग पढ़ कर जाइएगा, ये फिक्स है, आने वाला है। ठीक है, तीसरा है हिंदी का महत्वपूर्ण पद्यांश। हिंदी के महत्वपूर्ण पद्यांश में किस चैप्टर के सबसे ज़्यादा पद्यांश आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं? सबसे पहला है गीत। गीत महादेवी वर्मा का भी है, गीत 1, गीत 2, गीत 3। ठीक है, और जयशंकर प्रसाद जी का भी गीत है। तो गीत से अधिकतम जो है आपके पद्यांश बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इसमें चैप्टर से मैं आपको दिखाना चाहूँगा स्टूडेंट जो अधिकतम पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखिए, तीसरा जो आपका चैप्टर है यानी दूसरा चैप्टर केकई का अनुताप, मैथिली शरण गुप्त जी का है। इनसे भी आपके पद्यांश क्लास 12 हिंदी में अधिकतम बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। और पुरुरवा और उपवर्षी जो कि रामधारी सिंह दिनकर का है, इसको सभी लोग क्या इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इनसे भी बोर्ड एग्जाम में जो है पद्यांश पूछा जाता है। और पवन दूतिका जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी का है। तो ठीक है, पवन दूतिका भी आप लोगों को पढ़ लेना है। ठीक है, उसके बाद में पुरुरवा उपवर्षी रामधारी सिंह दिनकर जी का है। ये सभी लोगों को आप लोग को क्या तैयार कर लेना है, जो सभी चैप्टर हैं पद्यांश में। ठीक है, आपका गीत हो गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं गीत है। उसके बाद में केकई का अनुताप, फिर उपवर्षी, पवनदूत का, ये 3-4 चैप्टर के आपको पद्यांश को पढ़कर जाना है। 10 में से 10 नंबर आपका पूरा हो जाएगा स्टूडेंट, क्योंकि 10 नंबर का आपका पद्यांश भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। और आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा कि गद्यांश और पद्यांश को कैसे हल करना है, बोर्ड एग्जाम की कॉपी में कैसे लिखना है, तो मैंने चैनल पर वीडियोज अपलोड कर दिया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक है, 4 नंबर टॉपिक देखिए, लेखक का जीवन परिचय। ठीक है, 4 नंबर टॉपिक में लेखक का जीवन परिचय। अब किस लेखक का जीवन परिचय बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, आप यहाँ देख सकते हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। जो इस बार आपके कंफर्म है 2025 की बोर्ड एग्जाम में ये पूछे जाएंगे। ठीक है, दूसरे हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी, इनका भी जीवन परिचय इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाएगा। तीसरा है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। ये 3 जीवन परिचय को आप लोग पढ़कर जाते हैं तो आपका जो 5 नंबर है स्टूडेंट, ये आपका क्या है फिक्स है, कोई भी नहीं काट सकता 5 नंबर स्टूडेंट। ठीक है, तो ये लेखक के जीवन परिचय में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। 5वें में देखिए कवि का साहित्यिक परिचय पूछा जाएगा। ठीक है, तो कवि के साहित्यिक परिचय में मैथिली शरण गुप्त जी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, महादेवी वर्मा जी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और भारतेंदु हरीशचंद्र जी। ये 3 जीवन परिचय पढ़ जाते हैं स्टूडेंट, पढ़कर जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो आपका 5 नंबर फिक्स है, एक भी नंबर एग्जामिनर नहीं कट करेगा। और इसी से आएगा आपका पेपर में जो है कवि का जीवन परिचय और लेखक का जीवन परिचय। ठीक है, तो हम सभी का जीवन परिचय अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, चाहे मैथिली शरण गुप्त हो, महादेवी वर्मा हो,
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हो, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हो, सभी का जीवन परिचय आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको इस वीडियो में ये बता रहा हूँ कि आपको पढ़ना क्या है, एग्जैक्ट क्या आपको पढ़कर जाना है बोर्ड एग्जाम में, जो आप लोग तैयार कर दें तो आपका 95% का जो टारगेट है वो पूरा हो जाए। ठीक है, तो ये सब आपको पढ़कर जाना है। 6 नंबर टॉपिक में देखिए कहानी। ठीक है, कहानी में देखिए पंचलाइट कहानी भी पूछा जाएगा, बहादुर कहानी भी, लाठी कहानी भी और कर्मनाशा की हार कहानी भी। ठीक है, तो ये 4 कहानी आप लोगों को पढ़कर जाना है बोर्ड एग्जाम में। हर साल आने वाला ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, 5 नंबर का पूछा जाता है। 80 शब्दों में आपको हर एक कहानी के पात्रों को बताना है। देखिए कहानी में बेसिकली आता क्या है, इसका सारांश लिखना। ठीक है, इसका आएगा सारांश लिखिए, यानी पूरा इसका व्याख्या कीजिए सारांश, और इसका आएगा उद्देश्य क्या है, कहानी का जो उद्देश्य क्या है इसके बारे में बताना रहेगा। तो कहानी पंचलाइट, बहादुर और कर्मनाशा की हार, लाठी, ये 4 कहानी को आप लोगों को अभी से तैयार कर लेना है। ठीक है, क्योंकि 5 नंबर आपको ये देकर जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। 7 नंबर में देखिए खंड काव्य। ठीक है, खंड काव्य भी एक अपना अहम रोल निभाता है हिंदी में। खंड काव्य जो होता है स्टूडेंट, जो हमारे उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट हैं, उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट में खंड काव्य अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है। जैसे कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में मैं खंड काव्य बात करूं डियर स्टूडेंट, तो त्यागपथ ही चलता है। ठीक है, आपके यहाँ पर कौन सा खंड काव्य चलता है, तो आप लोगों के पास हिंदी का क्वेश्चन बैंक होगा, क्वेश्चन बैंक नहीं तो हिंदी का आपके पास बुक होगा। ठीक है, तो वहाँ पर खंड काव्य वाले जो सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पर आप लोगों का अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम सर्च करना है, देखना है कि कौन सा नाम है, तो वही के अकॉर्डिंग आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम पता चल जाएगा कि हाँ ये डिस्ट्रिक्ट का मेरा नाम है। जैसा कि मैं आपको दिखा भी दूं, ठीक है, ताकि आपका जो डाउट है वो क्लियर रहे और आप क्या है एक मानसिकता से अच्छे से तैयारी करें हिंदी में, क्योंकि हिंदी को काफ़ी स्टूडेंट जो भैया हल्के में ले लेते हैं। ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट हिंदी को हल्के में ले लेते हैं, सोचते हैं कि भैया ये मैं पास हो जाऊँगा इसको तैयारी करके। तो ये देखिए स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर जैसे श्रवण कुमार का मेरठ, बागपत, आजमगढ़ी, बस्ती, रायबरेली, बांदा, हरदोई, बहराइच, हकीमपुर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मऊ, सिद्धार्थनगर, इन जनपदों के लिए श्रवण कुमार है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट और भी मैं दिखाना चाहूँगा कि कौन से खंड काव्य आपके लगते हैं। जैसे रश्मरथी के लिए स्टूडेंट देखिए मुजफ्फरनगर, शामली, बुलंदशहर, मथुरा, वाराणसी, इस तरह से आपका खंड काव्य पता चल जाएगा। आपके जो डिस्ट्रिक्ट का नाम होगा आप उसी के अकॉर्डिंग अपने खंड काव्य को देख लीजिएगा। ठीक है, तो रश्मरथी, मुक्तियज्ञ, सत्य की जीत, ये चारों खंड काव्य जो है स्टूडेंट मैंने अपने चैनल पर वीडियोज बना दिया है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। ये भी हर साल पूछा जाता है और 5 नंबर आप लोगों को देकर जाएगा। तो आप लोगों को तैयार कर लेना स्टूडेंट सभी का, यानी ये जो इसमें जितने भी मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ डियर स्टूडेंट, ठीक है, ये सभी टॉपिक का आपको आंसर हमारे चैनल पर मिल जाएगा। आप लोग हिंदी का प्लेलिस्ट जाओ देखेंगे, हिंदी का प्लेलिस्ट आप लोगों को कैसे चेक करना है, आप लोग जाएंगे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में, वहाँ पर आप देखेंगे 2025 लिखा होगा क्लास 12 हिंदी, उसी में सारी वीडियोज आपको मिल जाएंगी जो आप लोगों के सारे डाउट को क्लियर कर देगा। ठीक है, तो ये जो हमारा था 7 टॉपिक था क्लास 12 हिंदी के खंड का में। अब हमारा आ चुका है खंड खा। यहाँ पर देख सकते हैं खंड खा में क्या क्या आएगा, जो कि हिंदी व्याकरण से आएगा सारे क्वेश्चन से स्टूडेंट। ठीक है, हिंदी व्याकरण से जितने भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं 50 नंबर का, अब यहाँ से सारा का स्टार्ट हो चुका है। 8 नंबर टॉपिक में देखिए महत्वपूर्ण संस्कृत का गद्यांश, कौन से चैप्टर का गद्यांश आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। 7 नंबर का गद्यांश संस्कृत का होता है। देखिए संस्कृत भाषायाम महत्तम चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। दूसरा है महामना मालवीय, ये भी चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। तीसरा है आत्मज्ञा एवं सर्वज्ञ। ठीक है, इन तीनों चैप्टर के संस्कृत गद्यांश को पढ़कर जाना है। और आप लोगों को नहीं समझ में आता है या आप लोगों को वीडियोज देखना है कि गद्यांश को कैसे हल करते हैं, इसका अनुवाद कैसे करते हैं, तो मैंने वीडियो बनाया हुआ है स्टूडेंट चैनल पर, देख लीजिएगा, नहीं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और सारे वीडियोज आप इस वीडियो को देखने के बाद में देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये 3 चैप्टर आपके समझ में आ गया, इंपॉर्टेंट है, जो कि संस्कृत गद्यांश के लिए इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। 9 नंबर में है महत्वपूर्ण संस्कृत का श्लोक या पद्यांश भी इसको कह सकते हैं। ये भी 7 नंबर का डियर स्टूडेंट पूछा जाता है। आपको 2 नंबर का संदर्भ को, 5 नंबर आपको हिंदी का अनुवाद करने के लिए दिया जाएगा। ठीक है, तो महत्वपूर्ण श्लोक में किस चैप्टर के श्लोक आपके पेपर में 100% पूछा जाता है। देखिए सुभाषित रत्नान, ऋतुवर्णम, जो कि हमारे 2024 का जो हिंदी का सिलेबस था उसके अनुसार आया है, नया चैप्टर है। और निपत दिलीप, ये तीनों चैप्टर के आप लोग श्लोक को पढ़कर जाइएगा। 7 नंबर एग्जामिनर नहीं काटेगा स्टूडेंट, मैं गारंटी लेता हूँ 7 नंबर पूरा देगा। बस आप हर एक चैप्टर के 5-5 श्लोक और 5 संस्कृत के गद्यांश को पढ़कर जाना है।
ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए 10 नंबर टॉपिक में किन्हीं दो प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर दीजिए। ठीक है, तो कौन से चैप्टर से पूछा जाएगा संस्कृत के प्रश्न? संस्कृत भाषायां महत्तम, महामना मालवीय, आत्मज्ञा एवं सर्वज्ञा, महर्षि दयानंद, फिर पंचशील सिद्धांता। इन्हीं चैप्टर से आपके दो संस्कृत के प्रश्न पूछे जाएंगे। इस पर मैंने ऑलरेडी जो 1 घंटे का वीडियो था उसमें इस प्रश्न का उत्तर दिया है। नहीं तो हिंदी का मॉडल पेपर वाला वीडियो आप लोग देखेंगे तो उसमें भी मैंने इसका आंसर बाकायदा दिया हुआ है। ठीक है, तो देख लीजिएगा। 11 नंबर टॉपिक है रस। रस किस चैप्टर से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? करुण रस, वीर रस, हास्य रस, भयानक रस और शांत रस। ठीक है, ये रस आपके इस बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, जो कि करुण रस को भी तैयार कर लेना, हास्य रस, भयानक रस और शांत रस, ये 4 रस को तैयार कर लीजिएगा। 2 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा। 12 नंबर टॉपिक है अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। ये चारों को पढ़ लीजिएगा, आपका 2 नंबर फिक्स हो जाएगा। और 13 नंबर टॉपिक है छंद। छंद में सोरठा, रोला, दोहा, चौपाई, इन चारों में से आपका 2 नंबर फिक्स है स्टूडेंट, याद रखिएगा, क्योंकि एक ही करना है आप लोगों को। तो ये जो तीनों टॉपिक है स्टूडेंट, रस, छंद, अलंकार, ये तीनों टॉपिक का मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है जो कि आपका 6 नंबर फिक्स कर देगा। तो वो वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। ठीक है, जिसमें 6 नंबर आपको मिल जाएगा। और जैसा कि मैंने बताया सभी का आंसर उसमें दिया हुआ है। 14 नंबर टॉपिक है स्टूडेंट, क्या है 14 नंबर टॉपिक? निबंध। अब निबंध में देखिए स्टूडेंट कौन कौन से निबंध आपके पेपर में इस बार पूछे जाएंगे। देखिए निबंध जो होता है 9 नंबर का होता है, याद रखिएगा। आप सभी मॉडल पेपर हमारा देखते होंगे तो उसमें मैंने बताया कि कितने नंबर का होता है और उसमें दिया भी होता है कि इतने नंबर का होता है। तो इस बार आपको 24 फरवरी को पेपर है, तो 2022 में जो है इस बार आपका कौन सा निबंध आने वाला है ये देख लीजिए। सबसे पहला है भारत में भ्रष्टाचार की समस्या और इसके समाधान, इस पर तैयार कर लेना है आपको निबंध। ठीक है, दूसरा है आपका आतंकवाद कारण और निवारण, यानी इसका आतंकवाद का कारण क्या, इसका निवारण यानी समाधान कैसे हो सकता है। ये दोनों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें और भी निबंध है, यहाँ पे देखिए। तीसरा निबंध है जनसंख्या वृद्धि की समस्या और उनके समाधान। और चौथा नंबर है भारतीय किसानों की समस्याएं क्या है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और 5वां है पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान। ठीक है, तो समस्या जिन पर भी है समाधान आपको करना पड़ेगा और सभी का वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर लिया है। आप वैसे मान लीजिए कि भारतीय किसानों की समस्याओं के बारे में आपको निबंध सर्च करना है तो सर्च कीजिए यूट्यूब पर 22 होम स्टडी नॉलेज लिख दीजिएगा। नहीं तो हिंदी का जैसा कि मैंने बताया था प्लेलिस्ट में जाएंगे तो हिंदी के प्लेलिस्ट में मेरे जो है निबंध के बारे में बताया है, इंपॉर्टेंट निबंध के बारे में बताया है, जैसा कि आप देख लेंगे तो आपका 9 नंबर फिक्स हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा स्टूडेंट, इनमें से एक भी टॉपिक को आपको नहीं छोड़ना है। यदि आपका भी टारगेट है, आपका भी सपना है 95% लेकर आना हिंदी में, तो आसान नहीं रहेगा। बस आप लोगों को एक सही में गाइड कर रहा हूँ कि आप इसी के हिसाब से चलिए और उसका मैं सोल्यूशन भी दे रहा हूँ। तो आपको तैयार करने में कोई वो नहीं है, तैयार कीजिए, मेहनत कीजिए। ठीक है, 100% स्टडी पर टाइम दीजिए, क्योंकि अब आपका टाइम टेबल भी आ चुका है। 24 फरवरी को हिंदी का पेपर है, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का। ठीक है, तो तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, 24 फरवरी 2025 को। ठीक है, अब देखिए हमारा अगला टॉपिक 15 नंबर संधि। ठीक है, संधि इंपॉर्टेंट है। संधि कौन सा पूछा जाएगा? 3 संधि पूछे जाते हैं 1-1 नंबर का ऑब्जेक्टिव का। तो इस पर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ, देख लीजिएगा। कम से कम आपके क्वेश्चन बैंक में भी होगा, तो 100 संधि को तैयार कर लेना है, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में रहेगा। 16 नंबर टॉपिक है समास। समास 2 नंबर का होता है, यानी 1-1 नंबर का 2 क्वेश्चन। जिस तरह से बहुविकल्पीय प्रश्न होता है सेम समास भी पूछे जाते हैं। इसके भी 50 समास को आप लोग पढ़ लीजिएगा बहुविकल्पीय का। 17 नंबर आपका जो टॉपिक है प्रत्यय। प्रत्यय भी 2 नंबर का पूछा जाता है, यानी 1-1 नंबर का 2 ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में। इसके भी 50 जो है प्रत्यय को तैयार कर लेना, आपके क्वेश्चन बैंक और बुक में मिल जाएगा। ठीक है, मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं। विभक्ति आएगा, विभक्ति जिसका परिचय आपको देना होगा, नियम और उसका द्वितीय वो विभक्ति लिखना पड़ेगा, कौन सा विभक्ति है। ये भी 2 नंबर का पूछा था 1 क्वेश्चन। इसके भी 50 पार्ट को तैयार कर लेना क्वेश्चंस को। 19 नंबर जो टॉपिक है, आखिरी टॉपिक है पत्र लेखन। ये पहले साहित्यिक हिंदी में डियर स्टूडेंट नहीं होता था, लेकिन जैसा कि 2000 आपका
24 में सिलेबस आया था उसके अकॉर्डिंग 2024 में भी ये आया था पत्र लेखन और 2025 में भी आएगा पत्र लेखन। कौन कौन सी पत्र लेखन इंपॉर्टेंट है, 5 मैंने पत्र के बारे में बताया है, वीडियोज में आप देख सकते हैं, ठीक है। और पत्र लेखन के बारे में आपके क्वेश्चन बैंक में भी दिया हुआ है, तो तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये 19 टॉपिक ऐसे हैं जो आप लोग पढ़कर जाते हैं तो आपका काफ़ी अच्छा स्कोर आएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि 100% जो फिक्स टॉपिक होता है जो हर साल आपके हिंदी में पूछे जाते हैं, हिंदी के पेपर में, तो देखिए हिंदी में देखिए स्टूडेंट 100 नंबर जो आपका 100% ये फिक्स्ड टॉपिक होता है क्लास 12 हिंदी में, ये हर साल आपके पूछे जाते हैं, जो कि आपका पासिंग मार्क्स होता है 33 नंबर दिलाकर जाएगा। 100 में से आपको 33 नंबर लेकर आना होता है पास मार्क्स लेके। तो जिनको पासिंग मार्क्स लेकर आना है तो ये टॉपिक तैयार कर लें, जिनको अच्छा लेकर आना है वो सारे टॉपिक को तैयार कर लेंगे जो मैंने बताया है। तो देखिए जो हर साल आता है लेखक का साहित्यिक परिचय यानी जीवन परिचय आता है, और कवि का जीवन परिचय आता है आपका, ये 5-5 नंबर का होता है, ठीक है। तो 5 नंबर इसमें, 5 नंबर कवि वाले में। फिर कहानी आपका आता है पंचलाइट बहादुर, ये सब कहानी आते हैं 5 नंबर इसमें। खंड काव्य जैसे कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में त्यागपति चलता है, आपके डिस्ट्रिक्ट में क्या चलता है मैंने आपको बता दिया कैसे ढूंढना है। और संस्कृत का आपका पद्यांश आएगा यानी श्लोक आएगा, ये भी आपको 7 नंबर आपको इसमें भी दिलाकर जाएगा। और रस छंद अलंकार, ठीक है, रस छंद अलंकार जो कि 2-2 नंबर का होता है, ये भी हर साल पूछे जाते हैं। तो मैं आपको पूरा कैलकुलेट करके नंबर बता देता हूँ कि कितना नंबर बनता है। देखिए 5 का 5 × 10, 10 ये हो गया, 10 5 15, 15 5 20, 20 और 7 27, 28 29 30 31 32 33। तो 33 नंबर आपका यहाँ पर फिक्स हो जाता है स्टूडेंट। ये 100% फिक्स होते हैं टॉपिक जो आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, ठीक है। थोड़ा मेरी आवाज़ आप लोगों को तोतला लग रहा होगा, ठीक है। तो ये आप याद रखिए 33 नंबर जो आपका ये फिक्स्ड होता है, कोई भी कट नहीं कर सकता, हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। तैयार कर लीजिए। वीडियो में क्लास 12 सिविक्स 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए सिविक्स नागरिक शास्त्र का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में मात्र 82 टॉपिक आप लोगों को बताएंगे, जो आप लोग पढ़ लोगे तो बोर्ड पेपर में यही टॉपिक आएंगे जो आज हम इस वीडियो में सिविक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक बताएंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए। अभी तक जिन भी स्टूडेंट ने कुछ भी नहीं पढ़ा है, उनको नहीं समझ में आ रहा कि क्या पढ़ें बोर्ड एग्जाम में, कैसे तैयारी करें नागरिक शास्त्र के, तो आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है स्टूडेंट। पूरे बुक का निचोड़ सिर्फ इस वीडियो में है और मैं आपको चैप्टर वाइज टॉपिक बताऊंगा, जिससे बहुत ही ईजी हो जाएगा आप लोगों के लिए क्या है हर एक टॉपिक को तैयार। चलिए शुरू करते हैं और आज का ये वीडियो पूरा कंप्लीट देखते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो चैप्टर है आप लोगों का नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स का, 2 ध्रुव्यता का अंत। सबसे पहला चैप्टर है 2 ध्रुव्यता का अंत। अब इसके देखिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हम बता देते हैं आपके। देखिए सबसे पहला टॉपिक है सोवियत प्रणाली क्या थी, ठीक है। तो सोवियत प्रणाली क्या थी इसके बारे में आप लोगों को बताना है कि सोवियत प्रणाली क्या होती है, परिभाषा इसका देना है बेसिकली, ठीक है। तो मैं जितने भी टॉपिक आप लोगों को बताऊंगा आप लोगों को तैयार कर लेना है। दूसरा टॉपिक है सार्क थेरेपी क्या है, सार्क थेरेपी से क्या आप समझते हैं, इसका उद्देश्य क्या है, तो ये भी आप लोगों का VVI टॉपिक है, ठीक है, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। तीसरा टॉपिक है आपका सोवियत संघ का विघटन कैसे हुआ, सोवियत प्रणाली क्या है, तो इसके बारे में भी आपको तैयार कर लेना है। 4 नंबर टॉपिक है 2 ध्रुव्यता या द्विध्रुव्यता किसे कहते हैं, इसका परिभाषा देना है। 5वां टॉपिक है आपका गोर्बाचेव और सोवियत संघ के बारे में बताना है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये 5 टॉपिक आप लोगों को बेसिकली इसमें है, और भी टॉपिक है मैं दिखा देता हूँ। तो गोर्बाचेव क्या है, जो सोवियत संघ के एक प्रकार से प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे, तो इनके बारे में भी तैयार कर लेना है। 6 नंबर टॉपिक है पूर्व साम्यवादी देश और भारत, ठीक है, पूर्व जो साम्यवादी देश है और उसमें भारत क्या है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी तैयार कर लेना है। अगला टॉपिक है 7 नंबर भारत और सोवियत संघ, ठीक है, भारत और सोवियत संघ के बीच में क्या संबंध है, इन दोनों के बीच में व्याख्या करना है। और 8 नंबर टॉपिक है संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कितने टॉपिक हो गए स्टूडेंट, 8 टॉपिक हो गए जो कि आपके चैप्टर 1 2 ध्रुव्यता के अंत से निकलते हैं। अब देखिए टॉपिक किस तरह से होते हैं स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहूँगा। टॉपिक होता है आपका एक अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन में, ठीक है, और एक होता है लघु उत्तरीय क्वेश्चन में, और एक होता है दीर्घ उत्तरीय में। तो तीनों टाइप के क्वेश्चन इसमें यानी टॉपिक के रूप में कन्वर्ट है। इनको तैयार कर लोगे तो 2025 के बोर्ड एग्जाम में आपको 95% स्कोर करने से कोई भी नहीं रोक सकता। 95% स्कोर करना चाहते हैं, अच्छे से तैयारी
तैयारी करना चाहते हैं तो इन सभी टॉपिक को तैयार कर ले रहा है, ठीक है। इग्नोर मत कीजिएगा, सारे टॉपिक बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो आप लोगों को मैं इसका सोल्यूशन भी लेकर आने वाला हूँ जल्द, बस आप लोग कमेंट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, मैं सोल्यूशन भी इसका करा दूंगा पूरे, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला चैप्टर। यहाँ पर देखिए अगला चैप्टर है दो ध्रुव्यता के अंत के तत्पश्चात हमारा अगला चैप्टर है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, ठीक है। हमारा ये सेकंड चैप्टर है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। अब इसके चलिए देख लेते हैं टॉपिक को। ये सभी टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, बस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेहनत के लिए चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर देखिए 9th नंबर टॉपिक है यूरोपीय संघ की स्थापना। चैप्टर का नाम है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र और इसका 9 नंबर टॉपिक है यूरोपीय संघ की स्थापना कैसे हुई, यूरोपीय संघ क्या है, ठीक है। इसके बारे में बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, इसको कॉपी में लिख लीजिएगा। 10 नंबर टॉपिक है दक्षिण पूर्वी एशिया राष्ट्रों का संगठन क्या है। दक्षिण पूर्वी एशिया राष्ट्रों का संगठन क्या है, ये आपका क्या है स्टूडेंट, दक्षिण पूर्वी राष्ट्रीय एशिया का जो है राष्ट्रों का संगठन, यानी एशिया का जो राष्ट्रों का संगठन है, इसके बारे में आपको बताना रहेगा। 11 नंबर टॉपिक है 1962 में भारत चीन मुख्य विवाद या युद्ध कैसे हुआ, ठीक है। इसके बीच में विवाद कैसे हुआ, युद्ध का ये कारण कैसे बना, बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो तैयार कर लीजिएगा। 12 नंबर टॉपिक है मार्शल योजना क्या थी समझाइए, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में मार्शल जो योजना है इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मार्शल योजना क्या थी, हमें पूरा समझाइए, ठीक है। चाहे वो अति लघु उत्तरीय में क्वेश्चन पूछा जाए या आपका लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाए, यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से तैयार कर लीजिएगा। 13 नंबर टॉपिक है चीन के साथ भारत के कैसे संबंध है, इसके बारे में बताना है, आपको कारण बताइए या इसके बारे में बताइए, इसका संबंध स्पष्ट कीजिए। 14 नंबर टॉपिक है भारत पाकिस्तान का विवाद क्या है, ठीक है। भारत पाकिस्तान के विवाद के बारे में आपको समझाना है। तो चैप्टर आपको 2 में सत्ता के वैकल्पिक केंद्र में ये सभी टॉपिक देखने को मिलेगा, इसीलिए मैं चैप्टर वाइज आप सभी के लिए टॉपिक लेकर आया हूँ कि कोई भी डाउट आपका बचे ना कि सर किस चैप्टर से लिया गया है और आपको क्वेश्चन का आंसर ढूंढने में प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो इसी बात पर एक वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसका सोल्यूशन कंप्लीट चाहिए तो पूरा वीडियो देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि इसका सोल्यूशन आपको कहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तीसरा चैप्टर देखिए यहाँ पर समकालीन दक्षिण एशिया, आपके सिविक्स का तीसरा चैप्टर है समकालीन दक्षिण एशिया। इसमें 15 नंबर टॉपिक है दक्षिण एशिया क्या है, इसके बारे में बताना है। 16 नंबर टॉपिक है भारत पाकिस्तान सिंधु जल संधि समझौता क्या है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तैयार कर लेना है। 17 नंबर टॉपिक है बांग्लादेश में लोकतंत्र, ठीक है। इससे रिलेटेड मैंने आंसर काफ़ी बार मॉडल पेपर में बताया है, इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। 18 नंबर टॉपिक है श्रीलंका के जातीय संघर्ष की भूमिका क्या है, ठीक है। श्रीलंका की जो जातीय संघर्ष है इसकी भूमिका। 19 नंबर टॉपिक है नेपाल में राजतंत्र और लोकतंत्र कैसे आया। 20 नंबर टॉपिक है भारत और दक्षिण एशिया देशों के बीच में संबंध कैसे हैं, जो भारत के दक्षिण एशिया देश हैं। 21 नंबर टॉपिक है दक्षेश सार्क क्या है, ठीक है। दक्षेश सार्क क्या है इसके बारे में आप लोगों को बताना रहेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो इसके बारे में भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा और ये इंपॉर्टेंट है दक्षेश सार्क वाला, ठीक है। दक्षेश सार्क के बारे में आपका फुल फॉर्म भी मैंने काफ़ी बार बताया है, तो याद रखिएगा। तीसरा जो चैप्टर है समकालीन दक्षिण एशिया, इसके कितने टॉपिक मिले हैं, कितने आपके 7 टॉपिक मिले हैं, तो इसको तैयार कर लीजिएगा स्टूडेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब चलिए देख लेते हैं अगला चैप्टर। यहाँ पर देखिए अगला चैप्टर है चौथा नंबर अंतर्राष्ट्रीय संगठन, क्या नाम है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन। ये चौथा चैप्टर है जो कि बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए 22 नंबर टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है, ठीक है। इसके बारे में आपको सबसे पहले परिभाषा देना है, क्या देना है स्टूडेंट, परिभाषा देना है। 23 नंबर टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तैयार कर लीजिएगा। 24 नंबर टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र से संबंधित संगठन कैसे बना, ये क्या है, ठीक है। 25 नंबर टॉपिक है शीत युद्ध के बाद विश्व राजनीति में बदलाव कैसे हुआ, ठीक है। शीत युद्ध के बारे में जो विश्व राजनीति है इसमें बदलाव कैसे हुआ और क्यों हुआ, ठीक है। 26 नंबर टॉपिक है विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन WHO तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होगा, यानी WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन। 27 नंबर टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापना के बारे में बताइए और 28 नंबर टॉपिक है विश्व बैंक पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है स्टूडेंट। जो विश्व बैंक है इस पर आपको टिप्पणी लिखना है और ये क्वेश्चन जो है लघु उत्तरीय में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो इसको भी आप लोग तैयार
कर लीजिएगा। ये सभी टॉपिक स्टूडेंट आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर ये सभी टॉपिक को तैयार कर लेंगे तो आपका भी गारंटी लेता हूँ बोर्ड एग्जाम में 95% स्कोर करने से कोई भी नहीं रोक सकता। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको क्वेश्चन बैंक में मिल जाएंगे। नहीं तो मेरा और आप लोग क्या मेरे से क्या पूरा सोल्यूशन चाहते हैं तो मैं पूरा वीडियो लेकर आऊँगा, कंप्लीट वीडियो लेकर आऊँगा। बस वीडियो को लास्ट तक देखिए, मैं पूरा सोल्यूशन बताऊँगा कि किस तरह से आपको मिलेगा। 5 नंबर टॉपिक देखिए, समकालीन विश्व में सुरक्षा। ठीक है, समकालीन विश्व में सुरक्षा क्या है तो देखिए सुरक्षा क्या है। सबसे पहले यही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट कि सुरक्षा क्या होता है, सुरक्षा से परिभाषा दीजिए। ठीक है, 30 नंबर टॉपिक है ABM संधि पर महत्व दीजिए। ठीक है, ABM जो संधि इस पर महत्व देना है आपको। उसके बाद में देखिए 31 नंबर टॉपिक है मानव अधिकार की 3 जो मुख्य कोटियां हैं इसके बारे में आप लोगों को बताना है। 32 नंबर टॉपिक है भारत की सुरक्षा रणनीति कैसी है। ठीक है, जो भारत की सुरक्षा रणनीति है। 33 नंबर टॉपिक है आतंकवाद से सुरक्षा भैया कैसे हो सकता है, क्या है आतंकवाद। 34 नंबर टॉपिक है शक्ति संतुलन क्या है। ठीक है, जो शक्ति संतुलन है ये क्या है इसके बारे में भी आप लोगों को बताना है, तो इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। कि पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन क्या है। ठीक है, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन चैप्टर का नाम याद रखिएगा स्टूडेंट। आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो इसीलिए मैं चैप्टर वाइज लेकर आया हूँ। और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा स्टूडेंट, क्योंकि मेहनत मैं बहुत करता हूँ आप सभी के लिए और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं और भी अच्छा वीडियो लेकर आऊँगा और जो आपकी तैयारी है मैं बहुत ही अच्छे से कराऊँगा। हर एक बच्चे को 95% स्कोर कराऊँगा। देख लेते हैं 35 नंबर टॉपिक है क्योटो प्रोटोकॉल क्या है। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है इसके बारे में बताना है। 36 नंबर टॉपिक है रियो सम्मेलन का क्या परिणाम हुआ जो कि 1992 में कहाँ पर ब्राजील के रियो डी जनेरियो में हुआ था। 37 नंबर टॉपिक है वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता क्या है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 38 नंबर टॉपिक है पर्यावरण के मसले में भारत का पक्ष कैसे हुआ। ठीक है, 39 नंबर टॉपिक है मूलवासी से आप क्या समझते हैं। यानी मैं परिभाषा यानी क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूँ और ये मैं चैप्टर वाइज क्वेश्चन बता रहा हूँ जो आप लोग तैयार कर लेंगे तो पेपर में आएगा। 40 नंबर टॉपिक है साक्षी संपदा क्या है, इसके बारे में मैंने काफ़ी बार आप लोगों को बताया है, तैयार कर लीजिएगा। अगला चैप्टर है 7 नंबर वैश्वीकरण। क्या नाम है चैप्टर का, वैश्वीकरण। इसमें 41 नंबर टॉपिक है वैश्वीकरण क्या है। ठीक है, इसके बारे में सबसे पहले परिभाषा ही है। 42 नंबर टॉपिक है भारत और वैश्वीकरण के बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए 7 नंबर जो चैप्टर था ये हमारा सेक्शन ए से था। अब हमारा खंड खा यानी सेक्शन बी से चैप्टर स्टार्ट हो गए हैं और इसके भी हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप सभी को बताएंगे। यानी एक प्रकार से जो आपका डाउट था कि जो स्टूडेंट ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा और उनको नहीं समझ में आ रहा था कि सर मैं क्या पढ़ूँ, कैसे स्टडी करूँ, कहाँ से शुरू करूँ कि हमारी तैयारी बेटर हो पाए, तो ये आप सभी के लिए पूरा निचोड़ है स्टूडेंट। वीडियो को शेयर अपने दोस्तों के पास जरूर कीजिएगा जिनको कुछ नहीं समझ आ रहा कि नागरिक शास्त्र में कैसे तैयारी करें, ये वीडियो उनको ज़रूर भेजिएगा। 1 नंबर टॉप यहाँ पर देखिए चैप्टर है यानी फर्स्ट नंबर चैप्टर है सेक्शन बी का राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। क्या नाम है चैप्टर का, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। इसमें 43 नंबर टॉपिक है रजवाड़ों से आप क्या समझते हैं, इसका परिभाषा दीजिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रजवाड़ों के बारे में बताना है। उसके बाद में देखिए 44 नंबर टॉपिक है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या है। ठीक है, इसके बारे में भी आप लोग बता दीजिए कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या है। ठीक है, ये सभी टॉपिक को मैं बता रहा हूँ और इसका आंसर भी मैंने मॉडल पेपर और क्वेश्चन आंसर में बता दिया है। 45 नंबर टॉपिक देखिए भारत विभाजन के परिणामों की चर्चा कीजिए। ठीक है, भारत विभाजन कैसे हुआ इसके बारे में बताइए। 46 नंबर टॉपिक है राज्य पुनर्गठन आयोग। ठीक है, ये बहुविकल्पीय में भी ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में। ठीक है, तो इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अगला टॉपिक है यहाँ पर देखें 47 नंबर स्वतंत्र भारत के समक्ष राष्ट्र की चुनौतियाँ कैसे हुई। ठीक है, क्या आई चुनौतियाँ, यानी 1947 में हमारा भारत देश आज़ाद हुआ, इसके समक्ष कौन कौन सी चुनौतियाँ आई, कौन कौन सी चुनौतियाँ उत्पन्न हुई, इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप बताना है। 48 नंबर टॉपिक है भारत का उदय। ठीक है, भारत का उदय कैसे हुआ। अब देखिए सेकंड चैप्टर से जो टॉपिक बनता है, सेकंड चैप्टर का नाम है एक दल के प्रभुत्व का दौर। ठीक है, इसमें 49 नंबर टॉपिक है विपक्षी पार्टियों का उद्भव कैसे हुआ।
50 नंबर टॉपिक है लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती, ठीक है। 51 नंबर टॉपिक है प्रथम आम चुनाव कैसे हुआ, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी बताए गए इसमें जितने भी टॉपिक है स्टूडेंट आप लोग तैयार कर लेंगे और क्या है इग्नोर नहीं करेंगे। मैं जितने भी टॉपिक लेकर आ रहा हूँ आप सभी के लिए हर एक चैप्टर का, ठीक है, तो आपका अच्छा मार्क्स आएगा, ठीक है। ये सभी टॉपिक आपके क्वेश्चन बैंक और बुक में देखने को मिल जाएगा। 42 नंबर टॉपिक है चुनाव में कांग्रेस का प्रभुत्व कैसा रहा, ठीक है। अगला टॉपिक है 53 नंबर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, जो कि राम मनोहर लोहिया का है शायद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। मैं सही हूँ तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। 3 नंबर चैप्टर देखिए नियोजित विकास की राजनीति, ये आपका सेक्शन बी का 3rd चैप्टर है नियोजित विकास की राजनीति। इसमें देखिए 54 नंबर टॉपिक वामपंथी और दक्षिणपंथी क्या है, मैंने काफ़ी बार बताया है। ये वेरी शॉर्ट यानी अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है, वेरी शॉर्ट में। 55 नंबर टॉपिक है पंचवर्षीय योजनाएं क्या है, प्रथम पंचवर्षीय, द्वितीय पंचवर्षीय, तृतीय पंचवर्षीय योजनाएं क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में नागरिक शास्त्र में पूछा जाएगा। 56 नंबर टॉपिक है नीति आयोग से आप क्या समझते हैं, नीति आयोग से आप क्या समझते हैं, नीति आयोग को और किस अन्य नाम से जाना जाता है आप लोग बताइएगा स्टूडेंट, पेपर में आता है ये। 57 नंबर टॉपिक है मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था कई प्रकार के होते हैं, इसके बारे में भी आप लोगों को बताना है। मिश्रित अर्थव्यवस्था से रिलेटेड आपका एक और टॉपिक है 58 नंबर भारत में नियोजन, ठीक है, भारत में नियोजन कैसे हुआ। तो मैं चैप्टर वाइज बताता हूँ, आप लोग वीडियो रोक कर सारे लिख लीजिए टॉपिक को, ठीक है, तैयार कर लोगे तो इम्पोर्टेंट है भैया, पेपर में आएगा। मैं बार बार यही बता रहा हूँ पेपर में आएगा। 4था नंबर टॉपिक देखिए भारत की विदेश संबंध क्या है, भारत के जो विदेश संबंध है वो कैसे हैं देखिए। 59 नंबर टॉपिक है भारत की परमाणु नीति पर टिप्पणी लिखिए भैया, हमें परमाणु नीति पर टिप्पणी लिखना है। 60 नंबर टॉपिक है विकेंद्रित नियोजन पर संक्षिप्त लिखिए, यानी संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए विकेंद्रित नियोजन पर। 61 नंबर टॉपिक है भारत एवं चीन शांति एवं संघर्ष पर निबंध लिखिए, यानी जो भारत और हमारा पड़ोसी देश चीन है इसके शांति एवं संघर्ष पर निबंध लिखना है, ठीक है। 62 नंबर टॉपिक है भारत की विदेशी नीति कैसी है, भारत की जो विदेश नीति है वो किस तरह से है, विदेश नीति के जो मंत्री हैं कौन है ये भी आप लोग बताइएगा, एस.जे. शंकर है शायद। 5 नंबर चैप्टर है कांग्रेस प्रणाली चुनौतियां और पुनर्स्थापना, ये हमारा 5वां चैप्टर है और इसके टॉपिक बनते हैं ये देखिए। 63 नंबर टॉपिक है सिंडिकेट क्या है, ठीक है, सिंडिकेट क्या है इसके बारे में बताना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिंडिकेट। 64 नंबर टॉपिक है कांग्रेस की विभाजन का कारण बताइए, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में भी आपको बताना है। 65 नंबर टॉपिक है पृथ्वी पर्स की समाप्ति पर प्रकाश डालिए, ठीक है, इससे रिलेटेड भी आपको तैयार कर लेना है। 66 नंबर टॉपिक है 1967 में हुए चौथे आम चुनाव के बारे में बताइए, कि जो 1967 में चौथे आम चुनाव हुआ इसके बारे में भी बताना है। 67 नंबर टॉपिक है 1970 दशक में इंदिरा गांधी की सरकार किस कारण से लोकप्रिय हुई। 1975 में आपातकाल के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, आपातकाल कब लागू हुआ इसके बारे में आपको बताना है। तो आपातकाल बेसिकली 25 जून को लागू हुआ था 1975 को, 21 महीनों तक चला था और शायद कितने अगस्त को दिसंबर में शायद खोला गया था 1977 में शायद। 6 नंबर चैप्टर है लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, क्या नाम है चैप्टर का, लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। इसमें देखिए 68 नंबर आपका टॉपिक है आपातकाल क्या है भैया, आपातकाल जो कि 25 जून 1975 को आपातकाल लागू हुआ था, उस समय की भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, ठीक है, तो इसके बारे में बताना है। 69 नंबर टॉपिक है वर्ष 1974 की रेल हड़ताल पर प्रकाश डालिए, ठीक है, 1974 में रेल हड़ताल हुआ था, इस पर आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। अब आप लोगों को मैं बताऊं स्टूडेंट इसका आंसर कहाँ पर मिलेगा, आपको क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा। क्वेश्चन बैंक आप लोगों ने चाहे विद्या क्वेश्चन बैंक लिया हो, अरिहंत का लिया हो, मास्टरमाइंड का हो, सभी को आपको चैप्टर वाइज क्या है मिल जाएगा आंसर, ठीक है। नहीं मिलेगा तो आप लोग कहेंगे तो मैं इस पर सोल्यूशन लेकर आऊँगा, बस आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट आएगा, मैं इस पर सोल्यूशन जल्दी लेकर आऊँगा और मैं पूरे क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताऊँगा, ठीक है स्टूडेंट। अगला टॉपिक देख लेते हैं यहाँ पर 70 नंबर, देखिए 70 नंबर टॉपिक है आपातकाल की घोषणा कब हुई, ठीक है, ये आपातकाल की घोषणा 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा हुई थी, इसके बारे में बताना है।
71 नंबर टॉपिक है किन कारणों से 1980 में मध्यावधि चुनाव हुआ था। ठीक है, इसके बारे में बताना है स्टूडेंट। तो ये सभी क्वेश्चन देखिए, जैसा कि मैंने बताया था शुरू में ही, इसमें 3 टाइप के क्वेश्चंस आपके मिल जाएंगे। एक हो जाएगा आपका अति लघु उत्तरीय, दूसरा आपका लघु उत्तरीय और तीसरा जो आपका दीर्घ उत्तरीय। ठीक है, ये तीनों टाइप के क्वेश्चन इसमें टॉपिक में शामिल है। ठीक है, तो तैयार कर लोगे तो इन्हीं से आपका जो क्वेश्चन आएगा 100 नंबर के पूर्णांक से आएगा। ठीक है, तो 7वां नंबर चैप्टर है क्षेत्रीय आकांक्षाएं। इसके जो टॉपिक बन रहे हैं, जैसे 72 नंबर टॉपिक है कश्मीर में भारत, जो कश्मीर के भारत में विलय कैसे हुआ। 73 नंबर टॉपिक है ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था। ठीक है, 74 नंबर टॉपिक है पूर्वोत्तर राज्यों की प्रमुख समस्याएं क्या है। जो पूर्वोत्तर राज्य है इनकी प्रमुख समस्याएं क्या है, इसके बारे में बताना है। 75 नंबर टॉपिक है भारत में सिक्किम, देखिए भारत में सिक्किम के विलय का परिचय दीजिए। 76 नंबर टॉपिक है गोवा के मुक्ति आंदोलन पर प्रकाश डालिए। जो गोवा का मुक्ति आंदोलन है इसके बारे में आपको बताना है। और 77 नंबर टॉपिक है पंजाब समझौता क्या था। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पंजाब समझौता क्या था। 78 नंबर टॉपिक देखिए द्रविड़ आंदोलन पर संक्षिप्त निबंध लिखिए, यानी इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप आपको निबंध के साथ में बताना, इसका आंसर आप लोगों को देना है। अगला टॉपिक देख लेते हैं 8 नंबर भारतीय राजनीति नए बदलाव। चैप्टर का नाम क्या है, भारतीय, चैप्टर नंबर 8 है भारतीय राजनीति नए बदलाव। और इसके जो टॉपिक बन रहे हैं यहाँ पर देखिए 79 नंबर टॉपिक है बहुजन समाज पार्टी क्या है। ठीक है, बहुजन समाजवादी पार्टी के बारे में बताना है। बीएसपी, बसपा जिसको कहते हैं शायद, बसपा। 80 नंबर टॉपिक है भारत में गठबंधन सरकार पर निबंध लिखिए। ठीक है, ये चैप्टर से आपको मिले, यानी इसी चैप्टर से ये सारे टॉपिक बन रहे हैं। 81 नंबर टॉपिक है मंडल आयोग का सविस्तार वर्णन कीजिए। ठीक है, मंडल आयोग के बारे में आपको बताना है स्टेप बाय स्टेप। 42 नंबर टॉपिक है भारत में अन्य पिछड़े वर्ग को आरक्षण कैसे मिल रहा है या क्यों मिल रहा है, कैसे मिलेगा। ठीक है, तो इन सभी टॉपिक के बारे में आप लोगों को मैंने बताया है। जियोग्राफी भूगोल 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए जियोग्राफी के 85 महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आए हैं जो आप पढ़ लेते हैं तो बोर्ड परीक्षा में 100% यही टॉपिक पूछे जाएंगे आपके इस बार 2025 की बोर्ड एग्जाम में। तो जितने भी स्टूडेंट जियोग्राफी में है, भूगोल में पेपर देने वाले हैं 2025 का, और इस बार उनका कुछ भी नहीं तैयार है, यानी उन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और उनको कुछ नहीं समझ में आ रहा कि बोर्ड एग्जाम में हम जियोग्राफी का पेपर कैसे देंगे, हमें अच्छे मार्क्स कैसे आएंगे जियोग्राफी में, तो आज का ये वीडियो उनके लिए है। जिनको कुछ नहीं समझ में आ रहा कि क्या करें, कैसे पढ़ाई करें, शुरू में हमें क्या करना है, तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए ही है। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस वीडियो में मैंने इंक्लूड किया है, जो आपके चैप्टर वाइज टॉपिक मिल जाएंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सभी चैप्टर वाइज टॉपिक है और इस वीडियो में हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं। तो जितने भी स्टूडेंट मात्र ये 85 टॉपिक को पढ़ लेते हैं, पक्का 100% यही पूछा जाएगा और उनका जो टारगेट है 70 में से 70 फोड़ना, वो अचीव होगा स्टूडेंट। तो जियोग्राफी के जितने भी स्टूडेंट हैं आज के इस वीडियो को कंप्लीट देखिए स्टूडेंट। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को चैप्टर वाइज बताते हैं। बस आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, आपसे रिक्वेस्ट है कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। सारे टॉपिक आपके बुक और क्वेश्चन बैंक में आसानी से मिल जाएंगे, वो भी चैप्टर वाइज, तो ढूंढने की ज्यादा आपको आवश्यकता नहीं रहेगी। यहाँ पर देखिए सबसे फर्स्ट चैप्टर, ये याद रखिए सबसे फर्स्ट चैप्टर है आपका भूगोल का, मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। अब इसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलते हैं चलिए वो बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहला इसका टॉपिक है मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए, यानी आप लोगों को मानव भूगोल को परिभाषित करना है। तो मैंने काफी बार आप सभी को इसका आंसर बताया है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोगों को तैयार कर लेना है। ठीक है, दूसरा टॉपिक है मानव भूगोल की प्रकृति का वर्णन कीजिए, यानी जो मानव भूगोल की प्रकृति का वर्णन है इसका आपको वर्णन करना है। ये खासकर लघु उत्तरीय में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोगों को तैयार कर लेना है। ठीक है, सबसे पहले आप लोग कीजिएगा स्टूडेंट कॉपी पेन में इन सभी क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे, ये गारंटी है स्टूडेंट, क्योंकि 85 ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में लेकर आया हूँ
जो आपकी बोर्ड एग्जाम में 2025 की बोर्ड एग्जाम में 70 में 70 आपको 100% दिलाकर जाएंगे स्टूडेंट। बस आप लोग एक भी टॉपिक को मत छोड़िएगा, ठीक है। अगला टॉपिक देखिए 3 नंबर, मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के बारे में बताइए। तो जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, इनसे सभी ये टॉपिक आपके निकल रहे हैं, ठीक है। तो मानव भूगोल के जो विषय क्षेत्र है इनके बारे में आपको बताना है, इसकी विवेचना कर देना है। अगला आपका टॉपिक है 4 नंबर, मानव भूगोल की विभिन्न शाखाओं का वर्णन कीजिए। जो मानव भूगोल का विभिन्न शाखाएं हैं, विस्तृत उत्तरीय में क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिए। 5 नंबर टॉपिक है मानव भूगोल के अध्ययन का उद्देश्य क्या है, ठीक है, यानी इसके अध्ययन का उद्देश्य किस तरह से है, इसके बारे में आप लोगों को बताना है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये 5 टॉपिक आपके चैप्टर 1 से बनते हैं, तो इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिए। अगला टॉपिक देख लेते हैं, अगला चैप्टर देख लेते हैं, फिर उसके टॉपिक को हम देखते हैं स्टूडेंट, ठीक है। अगला चैप्टर है दूसरा नंबर, विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि, ठीक है। ये आपका सेकंड चैप्टर है और सेकंड चैप्टर के कितने टॉपिक बनते हैं चलिए देखते हैं। नंबर 6 नंबर टॉपिक इसका, जनसंख्या घनत्व को परिभाषित कीजिए, यानी जनसंख्या घनत्व को आपको परिभाषित करना है, क्योंकि चैप्टर का नाम है विश्व जनसंख्या, तो भैया जनसंख्या के बारे में जानना तो कंपलसरी है, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद में देख लेते हैं अगला, यहाँ पर 7 नंबर टॉपिक देखिए इसका, प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक क्या है, इसके बारे में आप लोगों को बताना है, ठीक है। प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक में आपको अंतर बताना रहेगा, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। 8 नंबर टॉपिक है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों को बताना है, ठीक है, इसको भी आप लोगों को तैयार कर लेना। हालांकि जितने भी इसमें मैंने क्वेश्चंस को बता रहा हूँ, टॉपिक को बता रहा हूँ, ये सभी टॉपिक आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। बस आप लोगों को करना क्या है, सिंपल सा आपको इन सभी क्वेश्चंस को अपने क्वेश्चन बैंक में, विद्या क्वेश्चन बैंक, अरिहंत या मास्टरमाइंड, जो भी क्वेश्चन बैंक आपने लिया है उसमें इसका चैप्टर वाइज आंसर देखिएगा। आपको बहुविकल्पीय छोड़कर अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और विस्तृत उत्तरीय में ये तीनों टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उसका आंसर आप लोग तैयार कर लीजिए। आंसर नहीं तैयार करना चाहते तो आप हमारे चैनल पर विजिट कीजिए, आपको मैंने जियोग्राफी पे सभी संपूर्ण तैयारी कराई हुई है। 9 नंबर आपका टॉपिक है जनसंख्या का प्रवास क्या है भैया। के बाद में देखिए 10 नंबर टॉपिक, जनंकिकीय संक्रमण क्या है। देखिए जनंकिकीय संक्रमण के बारे में आपका काफी पूछे जाएंगे कि जनंकिकीय संक्रमण की 3 अवस्थाओं के बारे में बताइए, ठीक है। जनंकिकीय संक्रमण की सिद्धांत की विभिन्न शाखाओं का वर्णन कीजिए। तो इन सभी टॉपिक यानी क्वेश्चंस के रूप में पूछे जाएंगे, इसको मैं टॉपिक का नाम देता हूँ स्टूडेंट। 11 नंबर आपका टॉपिक है जनसंख्या परिवर्तन के घटकों के बारे में आपको बताना है कि कितने घटक है, ठीक है स्टूडेंट। अब हमारा तीसरा चैप्टर आ जाता है मानव विकास। क्या है? मानव विकास। इसके टॉपिक को देख लेते हैं। 12 नंबर आपका जो टॉपिक है मानव विकास का सूचकांक, ठीक है। मानव विकास के सूचकांक की अवधारणा आपको दे रहा है। अगला टॉपिक है 13 नंबर, मानव विकास के 4 स्तंभों का वर्णन कीजिए। अब जो 4 स्तंभ है आप लोगों को पता ही होगा, समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। इन चारों टॉपिक को यानी चारों जो स्तंभ है इनके बारे में बताना है। 14 नंबर टॉपिक है आपका वृद्धि और विकास में विभेद कीजिए। इसके यानी वृद्धि और विकास में आपको क्या करना है, विभेद करना है। 15 नंबर टॉपिक है मानव विकास के उपागमों का वर्णन कीजिए, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है, इसका वर्णन करना है मानव विकास के, जैसे आय उपागम, क्षमता उपागम, कल्याण उपागम और न्यूनतम आवश्यकता उपागम। इनके बारे में आप लोगों को तैयार कर लेना है स्टूडेंट। ये 85 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिएगा, जियोग्राफी के लिए है। और ऐसे ही में हर एक स्टूडेंट के लिए और हर एक सब्जेक्ट का मैं टॉपिक लेकर आ रहा हूँ स्टूडेंट। बस आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। मैं पूर्ण रूप से जो हमारे आर्ट्स के विद्यार्थी हैं, जो हमारे आर्ट्स साइड के स्टूडेंट हैं, मैं उनकी पूर्ण रूप से तैयारी करा रहा हूँ इस चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगा। कॉपी कैसे लिखते हैं और आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा कि कैसे तैयारी करें, क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए और किस सब्जेक्ट के कितना टाइम देना चाहिए, तो सारी चीज़ें आपको इस चैनल पर मिलेंगी स्टूडेंट। चौथा नंबर चैप्टर है प्राथमिक क्रियाएं, ठीक है। प्राथमिक क्रियाएं के कौन कौन से आपके टॉपिक बनते हैं, देखिए आपके 16 नंबर टॉपिक है आदिकालीन निर्वाह कृषि। यहाँ पर आदिकालीन हो जाएगा, ठीक है। आदिकालीन निर्वाह कृषि की टिप्पणी आपको देना है, ठीक है स्टूडेंट, इसके बारे में। 17 नंबर टॉपिक है मिश्रित कृषि की विशेषताएं बताइए। ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो मिश्रित कृषि है इसकी विशेषताएं का आपको क्या करना है, वर्णन देना है या वर्णन कीजिए, विशेषताएं बताइए, ठीक है। इसको भी आप लोगों को अच्छे से तैयार कर लेना है। इसमें और भी टॉपिक है 4 नंबर प्राथमिक क्रियाएं में। 18 नंबर टॉपिक देख लेते हैं। हाँ ये देखिए 18 नंबर टॉपिक है स्टूडेंट
कि चलवासी पशुचारण वाणिज्य पशुधन में क्या है, यानी चलवासी पशुचारण और वाणिज्य धन पशुपालन में अंतर बताइए। ठीक है, दोनों में अंतर पूछा जाएगा, तो इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। 19 नंबर टॉपिक है आधुनिक कृषि के प्रकारों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो हमें आधुनिक जो कृषि है इसके प्रकारों का वर्णन करना है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 20 नंबर टॉपिक है रोपण कृषि पर निबंध लिखिए। ठीक है, हमें रोपण कृषि पर निबंध लिखना है, इसको भी तैयार कर लेना है। 21 नंबर टॉपिक है सहकारी कृषि एवं सामूहिक कृषि में विभेद कीजिए। ठीक है, या सहकारी कृषि किसे कहते हैं इसके बारे में बताना है। सामूहिक कृषि क्या होता है, दोनों में विशेषताएं बताना रहेगा। ठीक है, अलग अलग। तो ये हमारा 21 टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। सभी आप लोग वीडियो को आराम से रोककर देख सकते हैं। 5 नंबर चैप्टर है द्वितीयक क्रियाएं। ठीक है, जो आपका 5 नंबर चैप्टर है द्वितीयक क्रियाएं, इसके जो टॉपिक बनते हैं यहाँ पर देखिए। 22 नंबर इसके टॉपिक है कि द्वितीयक व्यवसाय क्या है, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में आपको तैयार करना है। 23 नंबर टॉपिक है आपका कुटीर उद्योग और लघु उद्योग में आपको अंतर स्पष्ट करना है, अंतर बताना है। 24 नंबर टॉपिक है प्राथमिक गतिविधियां और द्वितीय गतिविधियों के बारे में बताना है। ठीक है, ये सभी आपके चैप्टर 5 में टॉपिक मिलेंगे। ठीक है, आप लोगों को प्राथमिक एवं द्वितीय गतिविधियों में अंतर बताना है। विभेद दोनों सब सेम ही है, विभेद कह लीजिए या आप इसको अंतर कह लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। 25 नंबर टॉपिक है स्वच्छंद उद्योग की, यहाँ पर देखिए स्वच्छंद उद्योग की व्याख्या कीजिए या टिप्पणी लिखिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। 26 नंबर टॉपिक है आकार के आधार पर उद्योग का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसको भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, 6 नंबर आपका चैप्टर है द्वितीय और चतुर्थ क्रियाकलाप। ठीक है, तृतीय और चतुर्थ क्रियाकलाप आपका क्लास 12 जियोग्राफी का ये आपका कौन सा चैप्टर है स्टूडेंट, 6 नंबर चैप्टर। इसमें देखिए 27 नंबर टॉपिक है फुटकर व्यापार क्या होता है। ठीक है, आपको फुटकर व्यापार के बारे में स्पष्टता बताना है कि फुटकर व्यापार क्या है। 28 नंबर आपका टॉपिक है पंचम क्रियाकलाप के बारे में बताना है। ठीक है, पंचम जो क्रियाकलाप है ना स्टूडेंट, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, 29 नंबर टॉपिक है संचार के कार्य बताइए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है स्टूडेंट, ये सभी जियोग्राफी के इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप लोग पढ़ लेते हैं, तो इससे बाहर आपका 100% में गारंटी लेता हूं, आपको और भी कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आपका लगभग क्या है 80% क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। बाकी का जो आपका 8 क्वेश्चन वो विकल्पीय बनता है, उसको भी आप लोगों को अच्छे से अलग पढ़ लेना है। ठीक है स्टूडेंट, तो पंचम क्रियाकलाप के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी देखिए। संचार क्या है स्टूडेंट, इसके कार्य को आपको बताना है। संचार से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख सेवाओं का वर्णन कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें और भी टॉपिक है स्टूडेंट 6 नंबर में, देखिए जैसे कि यहाँ पर देखिए कि द्वितीयक क्रियाकलापों का वर्णन कीजिए, ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है वीवीआई। ठीक है, जो इसका वर्णन करना है। 31 नंबर टॉपिक है संचार से आप क्या समझते हैं, इसकी सेवाओं के बारे में बताइए, जैसा कि मैंने आपको बताया। 32 नंबर टॉपिक है पर्यटन के महत्व पर टिप्पणी दीजिए। ठीक है भैया, हमें पर्यटन के महत्व का जो है टिप्पणी दे रहा है, ये खासकर आपके किसमें, खासकर ये दीर्घ उत्तरीय में पूछा जाएगा, जो कि 6 नंबर का एक क्वेश्चन होता है ना जियोग्राफी में, इसमें पूछा जा सकता है कि पर्यटन के महत्व पर टिप्पणी लिखिए। तो पूरा डिटेल में क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसको आप लोगों को अच्छे से पढ़ लेना है, अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है स्टूडेंट, जिन भी स्टूडेंट को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा क्या पढ़े, अभी तक टाइम हमारा कम है। ठीक है, और हमें जियोग्राफी में कैसे पढ़ने चाहिए, तो ये टॉपिक वीडियो देख लीजिए, सारा डाउट उनका क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट, आप लोगों ने क्वेश्चन बैंक तो अपना लिया ही होगा, चाहे जो भी क्वेश्चन बुक लिया है ले लीजिए, नहीं लिया है तो क्वेश्चन बैंक आप लोग ले लीजिए, चाहे जो भी कंपनी का। ठीक है, ले लेंगे तो सारे क्वेश्चन का आंसर आपको उसी में मिल जाएगा। 7 नंबर चैप्टर देखिए, यहाँ पर पूछा गया कि परिवहन एवं संचार, जो आपका 7 नंबर चैप्टर है परिवहन एवं संचार, इसके टॉपिक को देख लेते हैं। 33 नंबर इसका टॉपिक है जल परिवहन के लाभ को बताइए। जो जल परिवहन का लाभ है ये क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, परिवहन क्या है इसके बारे में आपको बताना है। 34 नंबर टॉपिक है विश्व के प्रमुख आंतरिक जलमार्गों का वर्णन कीजिए। ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि विश्व का जो प्रमुख आंतरिक जलमार्ग है इसके बारे में आपको बताना है। 35 नंबर आपका जो है टॉपिक है पाइपलाइन परिवहन के महत्व को बताइए। ठीक है, जो पाइपलाइन परिवहन है इसके महत्व पर प्रकाश डालिए, क्वेश्चन पूछा जाएगा। 36 नंबर टॉपिक है विश्व व्यापार में पनामा स्वेज नहर के बारे में बताइए। ठीक है, जो विश्व व्यापार में पनामा और स्वेज नहर है
इसके बारे में आपको डिटेल में बताना है। 37 नंबर टॉपिक है यहाँ पर प्रशांत महासागर के प्रमुख जलमार्गों के बारे में आपको बताना है। ठीक है, जो प्रशांत महासागर के प्रमुख जलमार्गों का वर्णन करना है। ठीक है, या विश्व के प्रमुख समुद्री मार्गों का उल्लेख कीजिए, ऐसा अथवा करके क्वेश्चंस में पूछा जाएगा। तो इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, जो परिवहन एवं संचार से टॉपिक बन रहे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला टॉपिक देखिए यहाँ पर 8 नंबर चैप्टर से अंतरराष्ट्रीय व्यापार। चैप्टर 8 नंबर है, चैप्टर 8 अंतरराष्ट्रीय व्यापार। इसके 38 नंबर टॉपिक है अंतरराष्ट्रीय व्यापार का महत्व बताइए। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसको भी आप लोगों को अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का महत्व। 39 नंबर टॉपिक है विश्व व्यापार संगठन के बारे में बताइए स्टूडेंट। ठीक है, तो जो विश्व व्यापार संगठन है ये क्या होता है? विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है स्टूडेंट। ठीक है, शॉर्टकट में WTO कहते हैं इसको। ठीक है, 40 नंबर टॉपिक देखिए पतन से आप क्या समझते हैं। ठीक है स्टूडेंट, पतन से आप क्या समझते हैं इसके बारे में आपको डिटेल में समझाना पड़ेगा। 41 नंबर टॉपिक है मुंबई बंदरगाह की भौगोलिक अवस्थिति के बारे में आपको समझाना है, इसका वर्णन करना है, जो मुंबई बंदरगाह है। ठीक है स्टूडेंट, इसको भी आप लोगों को अच्छे से तैयार कर लेना है। उसके बाद में देखिए अगला चैप्टर आ चुका है। ठीक है, यानी सेक्शन बी से स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं सेक्शन बी से यानी खंड खा से आपका अब ये सारे टॉपिक आए हुए हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट। 9 नंबर चैप्टर है यहाँ पर देखिए जनसंख्या वितरण, घनत्व वृद्धि और संगठन, इसके बारे में बताना है। जो आपका चैप्टर कौन सा है? 9 नंबर चैप्टर है खंड खा का। इसमें 42 नंबर टॉपिक है जनसंख्या वृद्धि के बारे में आपको बताना है। ठीक है स्टूडेंट, जनसंख्या संगठन क्या है, जनसंख्या वृद्धि क्या है। ठीक है, आपसे क्या समझते हैं जनसंख्या वृद्धि से, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा स्टूडेंट। 43 नंबर टॉपिक है भारत के जनसंख्या के घनत्व के बारे में बताइए। ठीक है, ये भी आपका VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिए, पेपर में पूछा जाएगा। 44 नंबर टॉपिक है भारत में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक बताइए या इसका विवेचना कीजिए। ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। 45 नंबर आपका टॉपिक है जनसंख्या विस्फोट क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट, जनसंख्या विस्फोट के बारे में आप लोगों को बताना रहेगा कि जनसंख्या विस्फोट कैसे होता है। ठीक है, ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। 46 नंबर टॉपिक है जनसंख्या वृद्धि के क्षेत्रीय विभिन्नताओं के बारे में बताइए। ठीक है, हमें जो जनसंख्या वृद्धि के क्षेत्रीय विभिन्नताएं हैं इनके बारे में बताना है, इस पर प्रकाश डालना है। तो ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तैयार कर लीजिएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। 70 में 70 फोड़ने का टारगेट है आपका, तो ये सभी क्वेश्चन को आप लोगों को अच्छे से तैयार कर लेना है स्टूडेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वायरल प्रश्न है, वायरल। ठीक है, न्यू पेपर पैटर्न पर आधारित है। ठीक है, तैयार कर लीजिए, पेपर में 100% पूछा जाएगा। 10 नंबर चैप्टर देखिए मानव बस्तियां क्या होता है। ठीक है, मानव बस्तियों के बारे में हमें बताना है कि मानव बस्तियां क्या है। ठीक है, तो आपका 10 नंबर चैप्टर है इसी के ऊपर, मानव बस्तियों के ऊपर। 47 नंबर टॉपिक है मानव बस्ती से आपका क्या अभिप्राय है, इसके बारे में बताना है। ठीक है, मानव बस्ती से क्या अभिप्राय है, अतिनगोत्तरी में ज्यादातर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 48 नंबर टॉपिक है भारत की ग्रामीण बस्तियों पर प्रकाश डालिए। ठीक है, भारत की जो ग्रामीण बस्तियां इनके प्रकारों के बारे में बताना, इनके प्रकाश डाला, यानी अथवा करके काफी क्वेश्चन से मानव बस्तियों से रिलेटेड पूछा जाएगा, भारत की ग्रामीण बस्तियों से रिलेटेड पूछा जाएगा। 49 नंबर आपका टॉपिक है गुच्छित बस्तियां क्या होता है। ठीक है, गुच्छित बस्तियों के परिभाषित कीजिए, या पल्ली बस्तियां क्या होता है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, आंसर मैंने ऑलरेडी चैनल पर दिया है, जो हमारे स्टूडेंट मॉडल पेपर का वीडियोज देखते होंगे। ठीक है स्टूडेंट, उनको सारी चीजें पता होगी, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चंस उसी में ज्यादातर सॉल्व कराता हूँ। 50 नंबर टॉपिक है ग्रामीण एवं नगरीय बस्तियों के बारे में बताइए। 51 नंबर टॉपिक है भारत के नगरों के विकास का क्रम कैसा है, इसके बारे में आपको स्पष्टता बताना है। अगला टॉपिक देख लीजिए यहाँ पर 11 नंबर चैप्टर देखिए, 11 नंबर चैप्टर है भू संसाधन तथा कृषि। ठीक है, भू संसाधन तथा कृषि के देखिए 52 नंबर टॉपिक शुष्क कृषि तथा आर्द्र कृषि में अंतर कीजिए। ठीक है, यह अंतर क्या है शुष्क कृषि तथा आर्द्र कृषि में, ये आपको स्पष्टता बताना है डियर स्टूडेंट। ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में देख लीजिए इसमें और भी टॉपिक है शुष्क कृषि में। 53 नंबर टॉपिक देखिए भारत में फसल की ऋतुएं कैसी है। ठीक है, जो भारत में फसल की ऋतुएं हैं ये कैसी है, ऋतुएं आपको टिप्पणी लिखना है, इंपॉर्टेंट है। 54 नंबर टॉपिक है चाय व कॉफी की कृषि पर आपको संक्षेप में बताना है कि क्या है भैया। ठीक है, 55 नंबर टॉपिक है चावल की फसल पर संक्षिप्त वर्णन कीजिए, इस पर आपको लघु उत्तरीय में ज्यादातर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि 4 नंबर का आपका भूगोल में होता है। 56 नंबर टॉपिक है
भारत में भू उपयोग का प्रमुख संवर्गों के बारे में बताना है, इसका उल्लेख करना है। 57 नंबर टॉपिक है भारतीय कृषि की समस्याएं क्या है भैया, ठीक है, इनके बारे में आपको डिटेल में बताना है, ठीक है, इसका वर्णन करना है, इसकी समस्याओं की विवेचना करना है, ठीक है, अथवा करके ज्यादातर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला चैप्टर है 12 नंबर जल संसाधन, ठीक है, जल संसाधन से भी काफी क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। जैसे 58 नंबर टॉपिक है भारत में जल संरक्षण क्या है, ठीक है, भारत में जो जल संरक्षण है इसके बारे में आपको डिटेल में बताना है। 59 नंबर टॉपिक है भारत में सिंचाई के साधन, ठीक है, भारत में जो सिंचाई के साधन इसके बारे में आपको डिटेली बताना है और संरक्षण के उपायों का वर्णन करना है आपको। 60 नंबर टॉपिक है जल संभर विकास लाभ क्या है, इससे आप क्या समझते हैं, ठीक है, इससे लाभ तथा अपेक्षित परिणाम को आपको बताना रहेगा। लंबा क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है, लेकिन शॉर्ट में मैं करके आपको समझा देता हूँ कि ये ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में, और आपके ये सभी क्वेश्चंस विद्या क्वेश्चन बैंक या कोई भी क्वेश्चन बैंक हो उसमें आपको चैप्टर वाइज देखने को मिल जाएगा। इसीलिए मैं आपको प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए मैं चैप्टर वाइज आपको बता रहा हूँ ताकि कोई भी आपको प्रॉब्लम ना हो। और इसका यदि आप स्टूडेंट पूरा सोल्यूशन चाहते हैं, यानी 100% सभी का पूरा सोल्यूशन चाहते हैं, तो आप लोग क्या है ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो पर 1000 लाइक करा दीजिए स्टूडेंट, ठीक है, 1000 लाइक, ज़्यादा टारगेट नहीं है बड़ा, 1000 लाइक करा दीजिए। मैं इसका पूरा सोल्यूशन इस वीडियो पर यानी इस चैनल पर आपको अपलोड करके दिखा दूंगा, पूरे का पूरा, चाहे वो 2 घंटे का वीडियो बने या 3 घंटे का, मैं सभी का सोल्यूशन लेकर आऊंगा इस चैनल पर, ठीक है। 13 नंबर चैप्टर देखिए खनिज तथा ऊर्जा संसाधन क्या है, इसके बारे में आपको बताना रहेगा। इसमें 61 नंबर टॉपिक है खनिज क्या है भैया, इसके बारे में बताइए, ठीक है, खनिज का परिभाषा देना है। 62 नंबर टॉपिक है भारत में पेट्रोलियम संसाधन के ऊपर टिप्पणी लिखिए, ये भी आपका इंपॉर्टेंट आपका है, ठीक है, क्वेश्चन से। 63 नंबर टॉपिक देखिए यहाँ पर जैव ऊर्जा क्या है, इसका महत्व क्या है, ठीक है, इसके स्टूडेंट जैव ऊर्जा का महत्व बताइए, लघुत्तरी में क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। 64 नंबर टॉपिक है भारत में अभ्रक का वितरण, ठीक है, भारत में जो अभ्रक का वितरण है स्टूडेंट ये कैसे, इसके राज्यों का नाम बताइए, उत्पादन का विवरण दीजिए, 2 क्षेत्रों का नाम बताइए, तो अथवा करके ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाएगा इससे रिलेटेड, इसको भी आप लोगों को तैयार कर लेना है 64 नंबर टॉपिक में, ठीक है। अगला टॉपिक देख लेते हैं यहाँ पर 45 नंबर, सॉरी 45 में 65 नंबर टॉपिक संसाधन संरक्षण क्या है, इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है स्टूडेंट, संसाधन संरक्षण के बारे में डिटेल में इसका आंसर आपको देना है, ठीक है। भारत में संसाधन जो संरक्षण है, उसके बाद में भारत में संसाधन और संरक्षण। फिर 66 नंबर टॉपिक है भारत में लौह अयस्क का उत्पादन कैसे होता है, इसके बारे में डिटेल में देना है। तो चैप्टर का नाम 13 नंबर था खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, उस चैप्टर में आपको कितने 6 टॉपिक है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला चैप्टर है भारत के संदर्भ में नियोजित और सतत पोषणीय विकास, ये 14 नंबर चैप्टर है स्टूडेंट आपके जियोग्राफी चैप्टर में, ठीक है, जियोग्राफी की बुक में मिल जाएगा चैप्टर, ठीक है, आप लोगों पढ़े होंगे तो आपको जानते होंगे क्योंकि आपका इस बार पेपर है तो आपको भैया इतना तो तैयार करना पड़ेगा, ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ज्यादा बड़ा भी टॉपिक नहीं है कि सर पूरे, ये याद रखिए कि पूरे बुक का निचोड़ है, ठीक है स्टूडेंट, बस आप इतना समझ लीजिए, तैयार कर लेंगे तो रामबाण है, 70 में 70 जरूर फोड़ेंगे स्टूडेंट, ये मैं गारंटी लेता हूँ, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, लिख लीजिए, ठीक है। 67 नंबर टॉपिक है यहाँ पर देखिए नियोजन के उपागम के बारे में बताया है कि नियोजन का क्या उपागम है, ठीक है। 68 नंबर टॉपिक है सतत पोषणीय विकास की संकल्पना दीजिए, ठीक है, इसके विकास की संकल्पना को बताना है। 69 नंबर टॉपिक है सूखा संभावित क्षेत्र का कार्यक्रम क्या है, ठीक है, जो सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम है इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए, इंपॉर्टेंट है। 70 नंबर टॉपिक है इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र के बारे में बताना है स्टूडेंट, ठीक है, तो जो इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र है, ठीक है स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट, इसके बारे में बताना कि भारत में सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने के लिए इसका जो इंदिरा गांधी नहर कमांड है इसका क्या योगदान था, ठीक है, डिटेल में आपको बताना रहेगा। 71 नंबर टॉपिक है पर्वतीय क्षेत्र के विकास कार्यक्रम को आपको बताना है, इसके बारे में बताना है। तो ये टोटल 5 टॉपिक थे जो कि आपके 14 नंबर चैप्टर थे। अगला चैप्टर है आपका परिवहन तथा संचार, परिवहन तथा संचार 15 नंबर चैप्टर है। 72 नंबर इसका टॉपिक है कि परिवहन के प्रमुख साधन क्या है, ठीक है, हमें परिवहन के प्रमुख साधन के बारे में बताना है। परिवहन से आप क्या समझते हैं, तो ये कंपलसरी स्टूडेंट याद रखिएगा, जो चैप्टर है उससे रिलेटेड उनका परिभाषा पूछा जाता है तो आपको पढ़ लेना है। 73 नंबर टॉपिक है सड़क परिवहन क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है, सड़क परिवहन का परिभाषा देना है। 74 नंबर टॉपिक है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना
ठीक है। आप लोगों को मैंने काफी बार बताया कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है इसको समझाइए, ठीक है। या स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना को आपको क्या समझते हैं, इसकी परियोजनाओं का उल्लेख कीजिए। भारत में राष्ट्रीय, ठीक है, राष्ट्रीय महामार्ग की विकास के बारे में बताइए। तो अथवा करके क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया आपका अथवा रख के काफी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 75 नंबर टॉपिक है रेल परिवहन क्या है, भारत में रेल परिवहन का क्या महत्व है, इसके बारे में आपको डिटेल में समझाना रहेगा, ठीक है। अगला चैप्टर देखिए यहाँ पर 16 नंबर अंतरराष्ट्रीय व्यापार। ये आपका खंड खा का सारे चैप्टर है अंतरराष्ट्रीय व्यापार में। 76 नंबर टॉपिक है भारत के विदेश व्यापार क्या है, भारत के जो विदेशी व्यापार है वो कैसे है, इनके बारे में आपको बताना है, ठीक है स्टूडेंट, कि इसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताइए। 77 नंबर आपका टॉपिक है कांडला, यहाँ पर देखिए कांडला तथा मुंबई पतन पर टिप्पणी लिखिए। ये भी इंपॉर्टेंट आपका है टॉपिक। उसके बाद में देखिए 78 नंबर भारत में आयात व्यापार के बारे में बताना है, ठीक है। जो आयात व्यापार है ना, भारत के आयात व्यापार, आयात और निर्यात, ऐसे टॉपिक आएंगे, यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जिसको हम कहते हैं, ऐसे टॉपिक आपके पूछे जाएंगे। 79 नंबर टॉपिक देखिए जो कि भारत के अंतरराष्ट्रीय व्यापार से रिलेटेड है, इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। लास्ट चैप्टर बचता है स्टूडेंट 17 नंबर भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्याएं। ये आपका 17 नंबर चैप्टर है और आखिरी इसमें चैप्टर है भूगोल में। इसमें 80 नंबर टॉपिक है कि टिप्पणी लिखिए वायु प्रदूषण पर, ठीक है भैया, हमें टिप्पणी लिखना है वायु प्रदूषण के इसके स्रोतों के बारे में बताना है। 81 नंबर टॉपिक है भारत में जल प्रदूषण को परिभाषित कीजिए, ठीक है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में भी आप लोगों को पढ़कर जाना है। अगला टॉपिक है यहाँ पर 82 नंबर प्रदूषण से आप क्या समझते हैं। ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया कि प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में बताइए। 83 नंबर टॉपिक है भारत में गंदी बस्तियों की समस्याएं बताइए, ठीक है। तो जो आपका मानव बस्तियां हैं उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपके इसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया कि भारत की जो गंदी बस्तियां हैं इनकी समस्याओं का वर्णन कीजिए, ठीक है। 84 नंबर टॉपिक है भू निम्नीकरण को परिभाषित कीजिए, ठीक है, इसके बारे में भी बताना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगला टॉपिक है 85 नंबर नगरीय अपशिष्ट और कूड़ा। जो नगरीय अपशिष्ट कूड़ा है इसके बारे में आपको डिटेल में बताना है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में मात्र 88 टॉपिक तैयार कर लोगे जो आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो बोर्ड परीक्षा में यही टॉपिक आएंगे। 100% गारंटी है स्टूडेंट, इससे बाहर आप लोगों का नहीं आएगा। आप लोगों का 4 मार्च 2025 को अर्थशास्त्र का पेपर है और उसमें ये सभी क्वेश्चंस आप सभी को देखने को मिल जाएगा। 88 टॉपिक के पूरे बुक का निचोड़ है स्टूडेंट, आप लोग तैयार कर लोगे तो आपका जो 100 में से 95 का टारगेट है वो आप लोगों का जरूर पूरा होगा स्टूडेंट। 100 में से 95% आपको लाने से कोई नहीं रोक सकता इकोनॉमिक्स में। इस वीडियो में हम आपको फ्री में पीडीएफ भी देने वाले हैं, इसका फ्री में पीडीएफ देंगे कि ये सभी जो टॉपिक है 88 टॉपिक, इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। पीडीएफ के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। मैं वीडियो के कहीं पर भी बता दूंगा कि पीडीएफ कहां पर मिलेगा, ठीक है। पीडीएफ के लिए आपको लिखना नहीं पड़ेगा इन सभी टॉपिक को, ठीक है। तो एक एक करके सभी टॉपिक को आप लोग अभी लिख लीजिए, नहीं तो पीडीएफ चाहिए तो आप वीडियो को ऐसे देखते रहिए। इंपॉर्टेंट है 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए स्टूडेंट जिनको 95% लेकर आना है इकोनॉमिक्स में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला टॉपिक है अर्थव्यवस्था का उत्पादन संभावना। देखिए बेसिकली इसमें जो है 3 टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। एक आपका अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन, ठीक है, दूसरा आपका लघु उत्तरीय क्वेश्चन और तीसरा आपका विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन जो कि 10 नंबर का होता है, ठीक है। इसमें 3 टाइप के क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आपको तैयार कर लेना इन सभी क्वेश्चंस को। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था का उत्पादन संभावना कैसे हो सकता है, इसके बारे में बताना है। चैप्टर वाइज ये सभी टॉपिक आपके रहेंगे स्टूडेंट, बोर्ड एग्जाम में ये सभी पूछे जाएंगे। व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है इसका परिभाषा देना है। तीसरा है क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें और किसके लिए। ये लघु उत्तरीय में खासकर क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा कि क्या उत्पादन करें, ठीक है, कैसे उत्पादन करें और किसके लिए उत्पादन करें, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन है केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के बारे में बताना है, जो केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था है। 5 नंबर टॉपिक है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कौन सी है, इनके बारे में आपको थोड़ा डिटेल में बताना पड़ेगा। जो आप लोग हमारा मॉडल पेपर का वीडियो देखते होंगे अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स में, तो उसमें मैंने सारी चीज़ें बताई हैं कि कितने नंबर का कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को उसमें सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। 6 नंबर आपका टॉपिक है बजट रेखा क्या है,
मांग वक्र किसे कहते हैं और स्थानापन्न वस्तुएं क्या है। ये अति लघु उत्तरीय में क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं कॉमा लगकर लगे हैं क्वेश्चन। 7 नंबर टॉपिक है मांग के निर्धारकों की व्याख्या कीजिए, इसके बारे में बताना रहेगा। और 8 नंबर टॉपिक है बजट रेखा की परिभाषा दीजिए। इसका आपको लघु उत्तरीय में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नहीं तो आपका विस्तृत उत्तरीय में भी पूछा जा सकता है स्टूडेंट, ठीक है। तो इसको तैयार कर लेना है। 9 नंबर टॉपिक है सामान्य वस्तुओं तथा निकृष्ट वस्तुओं के बारे में बताना है, ठीक है। जो सामान्य वस्तुएं तथा निकृष्ट वस्तुओं के बारे में विभेद भी पूछा जा सकता है, विभेद यानी अंतर। 10 नंबर टॉपिक है मांग वक्र दाईं और बाईं और खिसकने के कारण, यानी दाईं और बाईं और खिसकने का कारण, दोनों कारण पूछा जाएगा। 11 नंबर टॉपिक है अनदिमान वक्र किसे कहते हैं, ठीक है। सीमांत प्रतिस्थापन क्या होता है इसके बारे में बताना। यानी ये सभी जो टॉपिक है डियर स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए, काफ़ी रिसर्च से मैं लेकर आया हूँ और आप लोग तैयार कर लोगे तो 95 का जो टारगेट है वो आपका जरूर पूरा होगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ये गारंटी मैं लेता हूँ स्टूडेंट, 100% में गारंटी लेता हूँ। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक दृष्टि अनदिमान अभिप्राय क्या होता है। 14 नंबर टॉपिक है चित्र की मांग के नियम को व्याख्या कीजिए, यानी चित्र की सहायता से जो मांग के नियम है इसकी व्याख्या करना है। 15 नंबर टॉपिक है तटस्थता वक्र विश्लेषण क्या होता है। 16 नंबर टॉपिक है बजट सेट एवं बजट रेखा के बारे में बताइए, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पेपर के लिए। 15 नंबर टॉपिक है यहाँ पर देखिए कुल लागत अभिप्राय क्या है, यानी कुल जो लागत अभिप्राय है इसके बारे में बताना रहेगा, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए यहाँ पर 18 नंबर टॉपिक, सॉरी 18 नहीं, यहाँ पर देखिए 16, 17, 18 नंबर टॉपिक देखिए अल्पकाल तथा दीर्घकाल के बारे में आपको विभेद भी पूछा जाएगा, यानी अंतर कीजिए, ठीक है, डिफरेंस बताना रहेगा, नहीं तो अलग अलग परिभाषा भी पूछा जा सकता है। 19 नंबर टॉपिक है औसत उत्पाद यानी एपी और सीमांत उत्पाद एमपी, दोनों के बारे में भी पूछा जाएगा, इसको भी आप लोग लिख लीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है स्टूडेंट, आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो इन सभी टॉपिक को सबसे पहले लिख लीजिए। आपके पास क्वेश्चन बैंक तो होगा ही, ठीक है, इसका मैं सोल्यूशन बताऊंगा कैसे आपको मिलेगा। 20 नंबर टॉपिक देखिए सीमांत लागत किसे कहते हैं इसके बारे में बताइए, ठीक है, सीमांत लागत होता क्या है। 21 नंबर टॉपिक है पैमाने के प्रतिफल के बारे में आपको बताना है कि पैमाने का प्रतिफल क्या है। 22 नंबर टॉपिक है कुल लागत कुल स्थिर लागत के बीच में आपको बताना है, यानी कुल लागत परिभाषा इस तरह से भी पूछा जाएगा, एक अकेला और कुल लागत स्थिर लागत क्या होता है, तो इस तरह से भी आपके क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स में पूछे जाएंगे। 23 नंबर टॉपिक है उत्पादन फलन क्या है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा है कि उत्पादन फलन क्या होता है, इसके बारे में भी आपको थोड़ा डिटेल में समझाना पड़ेगा एग्जामिनर को। 24 नंबर टॉपिक है दीर्घकालीन लागत होता क्या है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दीर्घकालीन लागत के बारे में बताना है। 25 नंबर टॉपिक है पूर्ण प्रतियोगिता और औसत पूर्ति के बारे में बताइए, जो पूर्ण प्रतियोगिता और औसत पूर्ति है इसके बारे में भी थोड़ा आपको बताना पड़ेगा स्टूडेंट। और 26 नंबर देखिए, 26 नंबर आपका टॉपिक है पूर्ण प्रतिस्पर्धा क्या है या पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार क्या है, इस तरह से भी टॉपिक पूछे जाएंगे, तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा क्या है इसके बारे में बताना रहेगा। 27 नंबर टॉपिक है सामान्य लाभ तथा सामान्य अलाभ के बारे में बताना है, परिभाषा देना है। 28 नंबर टॉपिक है लाभ अधिकतमीकरण के बारे में थोड़ा आपको समझाना रहेगा कि लाभ अधिकतमीकरण क्या है, ठीक है। 29 नंबर टॉपिक है किसी वस्तु की पूर्ति और अर्थ परिभाषा दीजिए, ठीक है, यानी कोई भी वस्तु इसकी पूर्ति और अर्थ का परिभाषा बेसिकली देना रहेगा। 30 नंबर टॉपिक देखिए संतुलन मात्रा और समर्थन कीमत के बारे में बताना है आपको। 31 नंबर टॉपिक है कॉफ़ी की कीमत में परिवर्तन कैसे हो सकता है या क्या है, ठीक है। 32 नंबर टॉपिक है वस्तु बाजार में तथा श्रम बाजार में मांग की कीमत क्या है, इसका परिभाषा दीजिए, ठीक है। 33 नंबर आपका टॉपिक है श्रम बाजार में मजदूरी निर्धारण, यानी जो श्रम बाजार है इसमें मजदूरी निर्धारण के बारे में थोड़ा डिटेल से समझाना रहेगा। 34 नंबर आपका टॉपिक है डियर स्टूडेंट मांग तथा पूर्ति वक्रों में विश्लेषण क्या है, या इसमें परिभाषा आपको देना रहेगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा आगे आप समझ लीजिए चैप्टर वाइज ढूंढकर, ठीक है। उसके बाद में देखें यहाँ पर 35 नंबर टॉपिक है बाजार संतुलन की व्याख्या, ठीक है, बाजार संतुलन की व्याख्या आपको करना रहेगा, ये भी आप देख सकते हैं। 36 नंबर टॉपिक है समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र के स्वरूप कितने हैं, समष्टि अर्थशास्त्र के प्रकार कितने हैं, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 37 नंबर टॉपिक है 1929 की महामंदी के बारे में बताइए, लघु उत्तरीय में खास करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, तैयार कर लीजिएगा।
39 नंबर टॉपिक है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं बताइए, यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, परिभाषा पूछा जाएगा और इसकी विशेषताएं भी पूछी जाएंगी, तैयार कर लेना है। 40 नंबर टॉपिक है टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं के बारे में बताइए। ठीक है, टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं के बारे में आपको बताना रहेगा, इसके बारे में भी आपको तैयार कर लें। सबसे पहले कॉपी में लिख लीजिए, फिर आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। 41 नंबर टॉपिक है सकल राष्ट्रीय उत्पाद एवं शुद्ध उत्पाद के बारे में बताइए। ठीक है, 42 नंबर टॉपिक है उत्पादन के 4 कारक कौन कौन से हैं, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझाना रहेगा। 43 नंबर टॉपिक है उपभोग वस्तुओं तथा पूंजीगत वस्तुओं के बारे में परिभाषा दीजिए, इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताइए। 44 नंबर टॉपिक है आय के चक्रीय प्रभाव, आय के चक्रीय प्रभाव क्या है, इसके बारे में बताना रहेगा। ठीक है, 45 नंबर टॉपिक है आय तथा उत्पाद के प्रवाह, चक्रीय प्रवाह क्या होता है। ठीक है, और 46 नंबर टॉपिक है राष्ट्रीय आय संगणना की विधियों के बारे में समझाना रहेगा आपको। तो ये सभी जो क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने बताया, आपका एक अति लघु उत्तरीय के क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे और लघु उत्तरीय के क्वेश्चन मिल जाएंगे और आपके जो विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी आपको देखने को मिल जाएगा इसमें। तो 3 टाइप के क्वेश्चंस आपको इसमें मिल जाएंगे। आपका बचता है बहुविकल्पीय क्वेश्चन, तो मैं वो वैसे ही वीडियो लेकर आता रहूँगा 40-50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, और आप लोग देखते रहिएगा। उनमें भी मैं सारे इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसको भी मैं कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, उसके बाद में देखिए 46 नंबर टॉपिक है राष्ट्रीय आय की संगणना की विधियों के बारे में आपको बताना रहेगा, तो इसके बारे में भी तैयार कर लीजिएगा। और देख लेते हैं टॉपिक को, चूंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, पेपर में आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, ये देखिए 47 नंबर टॉपिक है वास्तविक जीडीपी के महत्व के बताइए, यानी ये जीडीपी है। ठीक है, वास्तविक जीडीपी के महत्व के बारे में बताइए। अब आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा डियर स्टूडेंट, जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, 48 नंबर टॉपिक है पूंजी के मूल्यह्रास की परिभाषा दीजिए। पूंजी के जो मूल्यह्रास हैं इसके बारे में आपको परिभाषा देना रहेगा। 49 नंबर टॉपिक है राष्ट्रीय आय सकल घरेलू उत्पाद आय के बारे में समझाना। ठीक है, डियर स्टूडेंट, क्या पूछा जाएगा, राष्ट्रीय आय का परिभाषा दीजिए या सकल घरेलू आय का परिभाषा, तो दोनों पूछा जा सकता है, तैयार कर लीजिएगा। 50 नंबर टॉपिक है साधन लागत पर निवल घरेलू उत्पाद। जो साधन लागत है इस पर निवल घरेलू उत्पाद क्या है, इसके बारे में डिटेल से समझाइए। 51 नंबर आपका टॉपिक है व्यक्तिक आय क्या है, यानी जो व्यक्तिक आय है ये क्या होता है, इसका परिभाषा दीजिए। ठीक है, जहाँ पर पूछा जाए क्या है या इसका पूछा जाए यानी उत्पादन क्या है, ठीक है, परिभाषा दीजिए, अर्थ बताइए, ठीक है, निष्कर्ष क्या है। तो इस तरह से क्वेश्चन समझ लीजिए कि परिभाषा पूछा जा रहा है। 52 नंबर टॉपिक है किसी देश की राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाती है, इसके बारे में बताना रहेगा। 53 नंबर टॉपिक है अर्थशास्त्र में अंतिम वस्तुओं का संकल्पना। 54 नंबर टॉपिक है बाजार कीमत पर तथा कारक लागत पर परिभाषा। 55 नंबर टॉपिक है राष्ट्रीय आय मापने की कठिनाइयाँ। ठीक है, 56 नंबर टॉपिक है मुद्रा मौद्रिक और वैधानिक तरलता। ठीक है, मुद्रा मौद्रिक वैधानिक तरलता के बारे में बताइए। 57 नंबर टॉपिक है भारत में मुद्रा पूर्ति की वैकल्पिक परिभाषा। भारत में जो मुद्रा पूर्ति की वैकल्पिक परिभाषा भी आपको देनी रहेगी। अब स्टूडेंट मैं बात करूं कि इसका सोल्यूशन कहां पर मिलेगा, तो आपके क्वेश्चन बैंक में, जो आपका क्वेश्चन बैंक है ना, विद्या क्वेश्चन बैंक, उसी में इसका आपको सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा। नहीं तो आप लोग हमारे चैनल पर जुड़े हैं और आप लोग हमारी वीडियोज़ को रेगुलर देखते हैं इकोनॉमिक्स के मॉडल पेपर या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, तो इसमें भी मैंने काफ़ी सोल्यूशन करा चुका हूँ। ठीक है, आप लोगों को विद्या क्वेश्चन बैंक या कोई भी क्वेश्चन बैंक उसमें देखने को मिल जाएगा, नहीं तो आपकी बुक में। ठीक है, आपको इसको सोल्यूशन देखने को मिल जाएगा। नहीं तो आप लोग कमेंट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो इसका सोल्यूशन भी मैं जल्द ही लेकर आऊँगा। 59 नंबर टॉपिक है केंद्रीय बैंक तथा व्यावसायिक बैंकों के बारे में डिटेल से समझाइए। 60 नंबर टॉपिक है वैधानिक पत्र और कागजी मुद्रा के बारे में परिभाषा दीजिए, दोनों का अलग अलग पूछा जाएगा। 61 नंबर टॉपिक है भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में थोड़ा डिटेल से समझाना रहेगा, परिभाषा और भी कुछ भारतीय रिजर्व बैंक से रिलेटेड पूछे जाएंगे क्वेश्चंस। ठीक है, 62 नंबर टॉपिक है वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में थोड़ा डिटेल से समझाइए। ठीक है, इसके बारे में भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब मैं बात करूँ डियर स्टूडेंट इसका पीडीएफ कैसे मिलेगा। ठीक है, तो पीडीएफ के लिए हम वैसे पीडीएफ आपको नहीं देंगे क्योंकि इसको लिखने में काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो पीडीएफ के लिए आपको करना क्या है, आप लोग को वीडियो लास्ट तक देखना है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, आपसे बस मैं इतना ही कह रहा हूँ। ठीक है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कर लीजिएगा स्टूडेंट, क्योंकि मैं आपके लिए दिन रात एक करके मेहनत करता हूँ।
तो पीडीएफ के लिए आपको करना क्या, बस इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर आपका मैसेज करेंगे, ठीक है। और वीडियो के साथ में यानी वीडियो का लिंक कॉपी करके और इसका स्क्रीनशॉट आप भेजेंगे, तब मैं आपको पीडीएफ दूंगा स्टूडेंट, ठीक है। पीडीएफ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, 95% पक्का आएगा इकोनॉमिक्स में जब आप ये सारे टॉपिक को पढ़ लेंगे, एक भी टॉपिक को नहीं छोड़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट, गारंटी में लेता हूँ। तो पीडीएफ के लिए आपको स्क्रीनशॉट लेकर आपको भेजना पड़ेगा कि सर इसका मुझे पीडीएफ चाहिए, मैं दे दूंगा। वीडियो को पूरा देखिएगा। उसके बाद में देखिए 43 में यहाँ पर देखिए 63 नंबर टॉपिक, खुले बाजार के कार्यकलाप क्या है इसके बारे में। 64 नंबर है वाणिज्यिक बैंकों की शाख सृजन के बारे में परिभाषा दीजिए। 65 नंबर टॉपिक है समग्र मांग बचत फलन निवेश के बारे में इसका बताना, यानी समग्र मांग की परिभाषा, बचत फलन की परिभाषा और निवेश की परिभाषा पूछा जाएगा। 66 नंबर टॉपिक है उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति क्या होती है, इसके बारे में बताना है आपको। 67 नंबर टॉपिक है न्यून मांग की स्थिति अत्यधिक मांग, यानी जो न्यून मांग की स्थिति और अत्यधिक मांग है इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। 68 नंबर टॉपिक है रोजगार से आप क्या समझते हैं, यानी जो रोजगार है इससे आप क्या समझते हैं, ये भी आपका डियर स्टूडेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी इसमें बताए गए जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी वीवीआई क्वेश्चन हैं आपसे, ठीक है। यहाँ पर देखिए 69 नंबर टॉपिक है प्रत्याशित निवेश अर्थात निवेश क्या होता है, ठीक है। 70 नंबर टॉपिक है आय और उत्पादन पर समग्र मांग के बारे में बताइए, ठीक है। उसके बाद में देखिए 71 नंबर टॉपिक दो सेक्टर मॉडल में आय निर्धारण क्या हो है, ठीक है, इसके बारे में बताइए। 72 नंबर टॉपिक है गुणक क्या होता है और गुणक की क्रियाविधि, यानी जो गुणक है इसका क्रियाविधि कैसे होता है। उसके बाद में देखिए 73 नंबर टॉपिक सरकारी बजट किसे कहते हैं, बजट संबंधी घोषणा के बारे में आपको बताना रहेगा। 74 नंबर टॉपिक है राजस्व प्राप्तियों से अभिप्राय क्या है। 75 नंबर टॉपिक है एक विकासशील देश में राजकोषीय नीति, यानी एक विकासशील देश में राजकोषीय नीति, ठीक है। उसके बाद में देखिए 76 नंबर टॉपिक प्रत्यक्ष कर का अर्थ क्या है, यानी जो प्रत्यक्ष कर है इसका अर्थ क्या है। 77 नंबर टॉपिक है क्या यहाँ पर देखिए सार्वजनिक ऋण बोझ होता है, इसके बारे में डिटेल से समझाना रहेगा। और 78 नंबर टॉपिक है माय डियर स्टूडेंट बजटीय घाटा से आप क्या समझते हैं, ठीक है। ये खासकर आपका दीर्घ उत्तरीय यानी विस्तृत उत्तरीय में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये आप लोग जरूर याद रखिए माय डियर स्टूडेंट कि इसमें जो है आपके 3 टाइप के क्वेश्चन शामिल हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद में देखिए 79 नंबर टॉपिक वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी से संबंधित आपको प्रश्नों का उत्तर देना रहेगा, ठीक है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर 80 नंबर टॉपिक खुली अर्थव्यवस्था क्या होता है, जो खुली अर्थव्यवस्था है इसका परिभाषा आपको देना है। 81 नंबर टॉपिक है विदेशी विनिमय और चालू खाता, यानी जो विदेशी विनिमय और चालू खाता इसके बारे में आपको समझाना रहेगा। 82 नंबर टॉपिक है अदायगी संतुलन आते घटक की परिभाषा दीजिए, जो अदायगी संतुलन आते घटक की परिभाषा है। 63 नंबर टॉपिक देखिए, यहाँ पर देखिए 83 नंबर टॉपिक 83 नंबर टॉपिक देखिए संतुलन व्यापार शेष और चालू खाता क्या होता है, इसके बारे में भी आपको बताना रहेगा कि संतुलन व्यापार शेष और चालू खाता ये होता है। 84 नंबर टॉपिक है मौद्रिक विनिमय दर वास्तविक विनिमय दर में क्या अंतर है, डिफरेंस बताना रहेगा, पेपर में आएगा। 85 नंबर टॉपिक है स्थिर विनिमय दर क्या होता है, ठीक है। 86 नंबर टॉपिक है विनिमय दर ब्रेटन वुड्स की प्रणाली, यानी विनिमय दर में जो ब्रेटन वुड्स की प्रणाली से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। और यहाँ पर देखिए 87 नंबर टॉपिक है क्या चालू पूंजीगत घाटा खतरे में है, इसके बारे में भी बताना रहेगा। और 88 नंबर लास्ट आपका टॉपिक है भुगतान संतुलन के चालू खाते और पूंजी खाते के बारे में भी बताइए आप लोग, ठीक है। पूंजी खाते के बारे में भी आपको बताना रहेगा। तो ये सभी स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं 88 मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक हैं जो आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में 4 मार्च को आपका पेपर है 2025 का, और उसमें ये कंफर्म है आने वाले हैं। यदि आपका भी टारगेट है 95% स्कोर करना, तो इनमें से सभी टॉपिक को आप लोग तैयार कर लीजिए, एक भी टॉपिक को मत छोड़िए माय डियर स्टूडेंट। वीडियो में हम क्लास 12 समाजशास्त्र सोशियोलॉजी के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार 2025 बोर्ड एग्जाम में समाजशास्त्र का पेपर देने वाले हैं, तो हम उन सभी स्टूडेंट के लिए लेकर आए हैं 85 महत्वपूर्ण टॉपिक,
अध्याय 1 से लेकर 15 तक ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, क्योंकि इसमें बताए गए 85 ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो बोर्ड पेपर में 101% यही आएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। आज का ये वीडियो देख लेते हो तो आपका 95% बिल्कुल पक्का होने वाला है समाज शास्त्र में, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, मैं गारंटी लेता हूँ। स्टूडेंट आज के इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, इसमें बताए गए एक एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके 2025 बोर्ड एग्जाम में सोशियोलॉजी में पूछा जाएगा, तो तैयार जरूर कर लीजिए। आज का ये वीडियो पूरा देखिएगा। सबसे पहला जो आपका सोशियोलॉजी का टॉपिक है जनसांख्यिकीय, जो आपका चैप्टर 2 है उससे लिया गया है जनसांख्यिकीय। अब इससे रिलेटेड आपका कई सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, जैसे जनसांख्यिकीय किसे कहते हैं, जनसांख्यिकीय का अर्थ बताइए, इसका संक्रमण सिद्धांत बताइए, ठीक है। भारत में जनसंख्या वृद्धि हमारा दूसरा है, जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं, ठीक है। जनसांख्यिकीय से जितने भी प्रश्न बनते हैं आप लोगों को तैयार कर लेना है। दूसरा है जनसंख्या वृद्धि, भारत में जनसंख्या वृद्धि क्या है, ठीक है, भारत में जनसंख्या वृद्धि किस तरह से है इसके बारे में बताना है। फिर जनसंख्या वृद्धि के तात्पर्य, कारण, ये सारी चीज़ें आपको सेकंड वाले में बताना है। तीसरा है समाज क्या है, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। समाज क्या है इसके बारे में आपको बताना है। समाज शास्त्र में है तो भैया समाज के बारे में जानना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि समाज किसे कहते हैं, समाज को परिभाषित कीजिए, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। चौथा नंबर टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी टॉपिक है आपका मृत्यु दर और जन्म दर। इनमें आपको अंतर बताना रहेगा, नहीं तो अलग अलग परिभाषा आप लोगों का पूछा जा सकता है, तो इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। पांचवा टॉपिक है भारत की जनसंख्या नीति। अब देखिए भारत की जनसंख्या नीति, भारत के संबंध में जनसांख्यिकीय लाभ्यांश क्या है, भारत में जनसंख्या नीति, भारत में लिंगानुपात, ये सभी टॉपिक आपके पूछे जाएंगे, ठीक है, बोर्ड परीक्षा में। तो ये सभी जो टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। एक भी टॉपिक को आपको छोड़ना नहीं है, नहीं तो बाद में आप पछताओगे, क्योंकि ये सभी टॉपिक आपके इस बार के बोर्ड एग्जाम में 100% आने वाले हैं स्टूडेंट, ये गारंटी है, 100% पक्का पूछे जाएंगे। ये सारे टॉपिक आप लोग तैयार करके जाते हैं तो इससे बाहर आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। 6 नंबर टॉपिक है माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के बारे में बताइए। माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत आपके जियोग्राफी और समाजशास्त्र में तो खासकर पूछा ही जाता है। 7वां टॉपिक है जनसंख्या की आयु संरचना क्या है, ठीक है, जनसंख्या की आयु संरचना का अर्थ बताइए और इसके समृद्धि की क्या तकनीक है इसके बारे में आपको बताना रहेगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला टॉपिक है 8 नंबर जाति क्या है, ठीक है, जाति क्या है इसके बारे में बताना है कि जाति क्या है, ठीक है, जातिवाद क्या है, इससे भी क्वेश्चन ज़्यादा पूछा था कि जातिवाद क्या होता है, जाति किसे कहते हैं, इसको परिभाषित कीजिए। यानी कई सारे रूप में आपका ये जाति आ सकता है, ठीक है। जात और वर्ग में अंतर बताइए, आगे हम देखेंगे। जनजाति क्या होता है और जातिवाद क्या होता है, ठीक है, इससे आपका काफ़ी क्वेश्चन आता है। जैसे जातिवाद में हम आपको बताएंगे कि जाति व्यवस्था क्या है, ठीक है, जाति व्यवस्था में परिवर्तन के कारण, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। जातिवाद क्या है, इसको नियंत्रण करने के उपाय। 9 नंबर टॉपिक है संस्कृतिकरण, ठीक है, संस्कृतिकरण का परिभाषा दीजिए, संस्कृतिकरण क्या है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों का। उसके बाद में देखिए 10 नंबर टॉपिक जनजाति क्या है, ठीक है, जनजाति के बारे में बताया था, ये भी टॉपिक है आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। 11 नंबर टॉपिक है जाति और वर्ग में अंतर बताइए, ठीक है, जाति और वर्ग में आप लोगों को अंतर बताना है, ठीक है, और मैं इसका पीडीएफ भी आप लोगों को दूंगा, क्या है, पीडीएफ में मैं दूंगा, और यदि इसका सोल्यूशन चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसका मैं पूरा सोल्यूशन आप लोगों को कराने वाला हूँ, आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मैं सारे का सोल्यूशन आप लोगों को करा कर दूंगा, ठीक है। देखिए 12 नंबर टॉपिक है नातेदारी क्या है, ठीक है, नातेदारी से आपका काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नातेदारी किसे कहते हैं, ठीक है, नातेदारी का अर्थ बताइए, नातेदारी कितने प्रकार के होती हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका आता है, ये आपका नातेदारी से संबंधित हो जाता है। 13 नंबर टॉपिक है आपका जाति की विशेषताएं क्या है, ठीक है, हमें जाति की विशेषताएं बतानी है कि जाति की विशेषताएं क्या होती हैं, ठीक है, जाति कितने प्रकार के होते हैं, ये सभी क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा 13 नंबर टॉपिक हो गया है। ये सभी टॉपिक स्टूडेंट अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, पूरे सोशियोलॉजी का निचोड़ है इस वीडियो में। जिनको कुछ नहीं समझ में आ रहा कि क्या तैयार करें, ये तैयार कर लो, ठीक है, ये सारे टॉपिक को आप लोगों को तैयार कर लेना है। 100 में से 100 लेकर आना आपके लिए बड़ी बात नहीं है, ठीक है, आप अच्छे नंबर लेकर आओगे बोर्ड परीक्षा में। तो ये भी हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब चलिए देखते हैं अगला 14 नंबर टॉपिक
प्रबल जाति से क्या अभिप्राय है, जो प्रबल जात है इससे अभिप्राय क्या है, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। ठीक है, जनजातियाँ आदिम समाज क्या है। ठीक है, जनजातियाँ आदिम समाज से भी आपका काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं कि जनजातियों आदिम समाज क्या है। ठीक है, इससे क्वेश्चंस आपका ज़्यादा आएगा। 16 नंबर है, देखिए ये एक प्रकार से क्या होता है स्टूडेंट, देखिए मैं टॉपिक का नाम लेता हूँ, इसका आप क्वेश्चन भी कह सकते हैं क्योंकि ये आप क्वेश्चंस के रूप में भी समझ सकते हैं। ठीक है, आगे का जो 2 लाइन होता है वो मैं टॉपिक के रूप में कन्वर्ट करके आप लोगों को बता देता हूँ, है ये क्वेश्चंस ही है। ठीक है, 16 नंबर टॉपिक है राज्य की व्याख्या कीजिए। ठीक है, राज्य की क्या करना है, आप लोगों को व्याख्या करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस है। ठीक है, राज्य कितने प्रकार के हैं ये भी आपको बताना है, राज्य क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, पूर्ण रूप से आपको इसका व्याख्या करना है। 17 नंबर टॉपिक है उपनिवेशवाद के कारण जाति व्यवस्था। ठीक है, उपनिवेशवाद के कारण जाति व्यवस्था क्या है, इसके बारे में आपको पूरा डिटेल में बताना है कि उपनिवेशवाद के कारण जाति व्यवस्था पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ा। मेघालय उत्तराधिकार अधिनियम 1946 का सविस्तार वर्णन कीजिए। ठीक है, जो मेघालय अधिनियम है इसको हमने काफ़ी बार बताए हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, यानी इसमें बताए गए सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके समाजशास्त्र के लिए। ठीक है, इसको मातवंशीय, जो मेघालय उत्तराधिकार है इसको मातवंशीय और माततंत्र क्या अंतर है, व्याख्या पूछा जा सकता है। क्या कहें, पूछा जा सकता है एक प्रकार से, क्या है अथवा लगकर क्वेश्चन, तो आप लोगों को देख लेना है। 19 नंबर टॉपिक है आपका परिवार। परिवार से आप क्या समझते हैं, परिवार के प्रकार बताइए। ठीक है, इसके बारे में बताना रहेगा। 20 नंबर टॉपिक है बाजार। बाजार कई प्रकार से हो सकते हैं कि बाजार का अर्थ बताइए। ठीक है, बाजार में समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से बताइए। तो ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। 21 नंबर टॉपिक है भूमंडलीकरण की कोई केंद्रीय विशेषता बताइए। जो भूमंडलीकरण है इसकी कोई केंद्रीय विशेषता आप लोगों को बतानी है। ठीक है, अति लघु उत्तरीय में क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद में देखिए 22 नंबर टॉपिक भूमंडलीकरण की कौन सी प्रक्रियाएं। ठीक है, भूमंडलीकरण की यहाँ पर देखिए पूछा गया कि भूमंडलीकरण की कौन सी प्रक्रियाएं। अब ये क्वेश्चंस किस तरह से होगा कि भूमंडलीकरण की कौन कौन सी प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं। ठीक है, तो ये 22 नंबर टॉपिक है इस तरह से। 23 नंबर टॉपिक है पूंजीवाद अर्थव्यवस्था। ठीक है, पूंजीवाद अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, इससे बाजार में आशय क्या है। ठीक है, और साप्ताहिक बाजार क्या है, ये अथवा करके यही होता है। ठीक है, साप्ताहिक बाजार, पूंजीवाद अर्थव्यवस्था, पूंजीवाद बाजार। ठीक है, 24 नंबर टॉपिक है समाजशास्त्र का कि कार्ल मार्क्स के आधुनिक पूंजीवाद आलोचक के नाम बताइए। ये सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, चैप्टर वाइज स्टूडेंट लिया गया है, पूरे को आप लोगों को तैयार करना है। ठीक है, सबसे पहले आप लोग कॉपी में लिख लीजिए और इसका सोल्यूशन चाहिए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए स्टूडेंट, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को 2 लोगों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। इसका मैं सोल्यूशन जल्दी लेकर आऊँगा आपके समक्ष। 25 नंबर टॉपिक है उदारीकरण क्या है। उदारीकरण से आप क्या समझते हैं, उदारीकरण की नीति बताइए, यानी कई सारे रूप में आपके उदारीकरण की परिभाषा पूछे जा सकते हैं। 26 नंबर टॉपिक है वस्तुकरण या परिणीयकरण को समझाइए। ठीक है, वस्तुकरण या परिणीयकरण को समझाना है आप लोगों को। ठीक है, प्रतिष्ठा का प्रतीक क्या है, ये सब अथवा करके यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है आपका 27 नंबर सामाजिक विषमता। ठीक है, सामाजिक विषमता क्या है इसके बारे में आप लोगों को बताना है। देखिए जो आपका है सामाजिक विषमता, सामाजिक अपवर्जन या बहिष्कार और सामाजिक स्थिरीकरण, ये तीनों क्या है, एक ही है। ठीक है, तीनों एक ही अति लघु उत्तरीय में क्वेश्चन ज़्यादातर ये पूछे जाते हैं। ठीक है, जो कि 3 नंबर का आपका किसमें होता है, समाजशास्त्र में होता है, तो इसको भी आप लोग अभी से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, कॉपी में लिख लीजिए, सॉल्यूशन आपको क्वेश्चन बैंक और बुक में मिल जाएगा। नहीं तो आप हमसे सॉल्यूशन चाहते हैं, देखिए सॉल्यूशन इसका देना आसान बात नहीं है, 4 से 5 घंटा लगेगा। बस आप क्या है मेहनत को हमारे लाइक कीजिए, और क्या जो मैं मेहनत करता हूँ इतना उसके लिए लाइक कीजिए। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्टूडेंट, क्योंकि मैं ऐसा इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आऊँगा। और वीडियो को शेयर आप लोग जरूर कीजिएगा 2 लोगों के पास, और चैनल को सब्सक्राइब। मैं इसका सॉल्यूशन आप लोगों को जल्द ही प्रोवाइड करूँगा, और ये जो पेज है इसका मैं PDF भी दे दूँगा, आपको लिखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। PDF कैसे मिलेगा मैं वीडियोज में आपको बता दूंगा, फ्री में PDF आप लोगों को दूंगा, कोई चार्जेस इसका नहीं लूँगा। ठीक है, देखिए 30 नंबर टॉपिक है पूर्वग्रह। पूर्वग्रह जाति और पूर्वग्रह क्या है। ठीक है, पूर्वग्रह किसे कहते हैं और जाति पूर्वग्रह क्या होता है, ये आपका 30 नंबर टॉपिक में पूछा गया है।
31 नंबर टॉपिक है नारी आंदोलन से समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है। नारी आंदोलन पर समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है स्पष्ट रूप से बताइए। ठीक है, इस तरह से पूछा जाएगा। 32 नंबर टॉपिक है भारत में लैंगिक असमानता, ठीक है, प्रभाव के बारे में बताना, इसका अर्थ क्या है, चर्चा कीजिए। ये सभी इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 33 नंबर टॉपिक है जनजातीय समस्या और सरकारी प्रयास, यानी जनजातियों की क्या समस्याएं हैं और इसके द्वारा यानी सरकार के द्वारा जनजातीय समाज के लिए क्या प्रयास किए गए हैं, इसके बारे में भी आप लोगों को बताना है। ठीक है, अगला टॉपिक है 34 नंबर टॉपिक है यहाँ पर दिव्यांग। अब देखिए दिव्यांग से रिलेटेड जो आपका क्वेश्चंस आता है वो कई प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि दिव्यांग के लिए किए गए सरकारी प्रयास क्या है, यानी जो सरकार के द्वारा किए गए सरकारी प्रयास हैं वो क्या है। ठीक है, दिव्यांग की स्थिति कैसे रहते हैं, दिव्यांग लोगों को विकलांग, जो दिव्यांग होते हैं बेसिकली ये विकलांग होते हैं। जनगणना में विकलांग लोगों के लिए अपनाया गया दृष्टिकोण क्या है, जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार आपको बताना होगा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड जो दिव्यांगों का संघर्ष क्या है इसकी व्याख्या कीजिए। ठीक है, इसकी प्रमुख समस्याएं क्या है। तो दिव्यांग से रिलेटेड जितने भी आपके टॉपिक बनते हैं, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, सारे को तैयार कर लेना है। 35 नंबर टॉपिक है दलितों के कल्याण हेतु सुझाव जो किए गए यानी उपयुक्त सुझाव किए गए हैं उसके बारे में आपको बताना है। ये ज़्यादातर लघु उत्तरीय में क्वेश्चन आता है, जो कि 6 नंबर का एक होता है सोशियोलॉजी में। ठीक है, तो इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद में देखिए क्या है, हाँ अगला देखिए 36 नंबर टॉपिक समाज सुधार आंदोलन। देखिए समाज सुधार आंदोलन में जैसे समाज सुधार जो आंदोलन है इसमें इसका आंदोलन कैसे हुआ, इसमें जो है राजा राम मोहन राय के विषय के बारे में आप लोगों को ज़्यादातर बताना रहेगा। ठीक है, समाज शास्त्र में। 37 नंबर टॉपिक है भारत में अन्य पिछड़ी जातियों के बारे में बताइए। जो भारत में अन्य पिछड़ी जातियाँ हैं, ठीक है, इनके बारे में आप लोगों को बताना है, पूरा डिटेल में बताइए कि इनकी समस्याएं क्या है, इनकी व्याख्या कीजिए। ठीक है, जातियों की प्रमुख समस्याएं क्या है, जो अन्य पिछड़ी जातियां हैं इनकी समस्याएं के बारे में आप लोगों को बताना रहेगा। ठीक है, इस टॉपिक में। 38 नंबर टॉपिक है समुदाय क्या है। अब देखिए समुदाय से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन आया हुआ है ना, तो समुदाय से रिलेटेड आपका काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे समुदाय क्या है, सामुदायिक पहचान किसे कहते हैं। ठीक है, इस तरह से ये समुदाय से रिलेटेड आपका क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसको भी आप लोग 38 नंबर टॉपिक भी को भी तैयार कर लीजिएगा। अगला टॉपिक देखते हैं, अगला टॉपिक है सांस्कृतिक विविधता। ठीक है, सांस्कृतिक विविधता जो कि 39 नंबर टॉपिक है। इसमें क्या होता है बेसिकली जो है सांस्कृतिक विविधता में कि इससे आप क्या समझते हैं। ठीक है, इसके संक्षिप्त वर्णन कीजिए, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, इस तरह से क्वेश्चन से पूछा जाएगा। ठीक है, सांस्कृतिक विविधता आगे हम दिखाएंगे आपको सांस्कृतिक विविधता क्या होता है, आगे हम आपको दिखाएंगे सांस्कृतिक समुदाय। ठीक है, अगला देखिए क्षेत्रवाद जो कि 40 नंबर टॉपिक है। क्षेत्रवाद क्या होता है, क्षेत्रवाद किसे कहते हैं, इसके कारणों को बताइए, इसके 2 कारक को बताइए। कारक और जो कारण है ये अलग है स्टूडेंट। ठीक है, तो इसके बारे में आपको बताना रहेगा। 41 नंबर टॉपिक है संप्रदायवाद या सांप्रदायिकता। ठीक है, संप्रदायवाद या सांप्रदायिकता क्या है इसके बारे में आप लोगों को बताना है, या करके यानी चाहिए सांप्रदायिकता पूछ लिया जाए या संप्रदाय, दोनों एक ही है। घबराना नहीं है कि मान लीजिए कि सांप्रदायिकता पूछ लिया जाए तो आप सोचेंगे कि मैंने तो संप्रदायवाद याद किया था, तो दोनों एक ही होते हैं। ये क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं कि संप्रदायवाद या सांप्रदायिकता क्या है, इसका अर्थ स्पष्ट कीजिए, इसका परिभाषा दीजिए, तो सारा एक ही है। 42 नंबर टॉपिक है धर्मनिरपेक्षता। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता किसे कहते हैं, धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं। ठीक है, इसके महत्व को बताइए, इसकी भूमिका बताइए। ठीक है, तो काफ़ी सारे आपके रूप में ये जो एक टॉपिक होता है उसके कई सारे भाग आते हैं। 43 नंबर टॉपिक है भाषाई राज्यों ने, जो भाषाई राज्यों ने भारतीय एकता के बारे में बताइए। जो भाषाई राज्य हैं इसमें जो भारतीय एकता को मजबूत करने में सहायता क्या दी है इसके बारे में बताना है। 44 नंबर टॉपिक है सांस्कृतिक समुदाय, इससे आप क्या समझते हैं। ठीक है, इसमें अपना मत भी देना है। ठीक है, यानी कई सारे एक प्रकार से होता है ना अथवा लगकर। ठीक है, अथवा लगकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे सांस्कृतिक समुदाय क्या है, सांस्कृतिक समुदाय से आप क्या समझते हैं, इसका अर्थ बताइए। तो तीनों का निचोड़ एक ही होगा, एक ही आंसर निकलेगा आपका। 45 नंबर टॉपिक है प्रक्षेपण। देखिए क्या है, प्रक्षेपण पद्धति या सर्वेक्षण प्रणाली। ठीक है, ये जो पूछा गया प्रक्षेपण पद्धति और सर्वेक्षण प्रणाली एक ही होते हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष जो आपका प्रत्यक्ष पद्धति है या प्रत्यक्ष प्रेक्षण इसे क्या कहते हैं, यानी क्या कहते हैं इसका परिभाषा देना है आप लोगों को। ठीक है, और सर्वेक्षण प्रणाली क्या होता है इसका वर्णन कीजिए, इसके समस्याएं बताइए, इसके प्रमुख आधार बताइए। इस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे 45 नंबर, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। अगला टॉपिक देख लेते हैं
46 नंबर, सामाजिक सर्वेक्षण क्या है? ठीक है, सामाजिक सर्वेक्षण क्या होता है इसके बारे में बताइए, इसके प्रमुख उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो ये भी आप लोगों का इम्पॉर्टेंट है। अगला टॉपिक है 47 नंबर, साक्षरता पद्धति, जो साक्षरताकार पद्धति है इसको भी आप लोगों को परिभाषा देना है। ठीक है, इसकी सीमाएं बतानी, इसकी लाभ बतानी है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अगला टॉपिक देख लेते हैं 48 नंबर, उपनिवेशवाद। ठीक है, इसमें भी भैया उपनिवेशवाद पूछे गए, यानी उपनिवेशवाद कई प्रकार के होते हैं, हर एक चैप्टर में उपनिवेशवाद आपको देखने को मिल जाएगा कि उपनिवेशवाद के कारण भारतीय समाज में किन्हीं दो परिवर्तनों को आपको बताना रहेगा। ठीक है, और वृतानी उपनिवेशवाद क्या होता है, जो कि 49 नंबर टॉपिक है। नगरीकरण क्या है भैया? ठीक है, नगरीकरण किसे कहते हैं, नगरीकरण से आपका अर्थ क्या है, इसके समाज के बारे में बताइए। देखिए, नगरीकरण से जो रिलेटेड है, देखिए नगरीकरण और नगरीय समाज ये अलग है, याद रखिएगा। नगरीकरण क्या है, ठीक है, इसके दोष को बताइए, इसमें गुण और दोषों को बताना, इसके दो प्रभावों को बताना है। नगरीकरण से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 51 नंबर टॉपिक है, औद्योगिकरण और नगरीकरण में अंतर आप लोगों को बताना रहेगा। ठीक है, इसके परस्पर संबंध को बताना रहेगा। 52 नंबर टॉपिक है, नगरीय समाज। ठीक है, नगरीय समाज की किन्हीं 3 विशेषताएं बताइए, और नगरीय समाज से रिलेटेड आपका कई सारे आ सकते हैं क्वेश्चन, जैसे कि नगरीय समाज से आपका आशय क्या है, इनकी प्रमुख विशेषताएं क्या है। जैसे मैंने 3 विशेषताएं बताई नहीं, तो ये अति लघु उत्तरीय में पूछा जाएगा। ठीक है, और लेकिन जैसे जो और भी जैसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि नगरीय समाज से आशय क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए या इसका वर्णन कीजिए, तो एक ही रूप में वो निकल कर आएगा, वो चाहे आपका दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन क्यों ना हो 8 नंबर का। अगला टॉपिक देख लेते हैं 54 नंबर। 54 के बाद में देखिए 53 देखिए सबसे पहले, सामाजिक संरचना। अब देखिए, सामाजिक संरचना से रिलेटेड भी आपका काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं कि सामाजिक संरचना होता क्या है। ठीक है, सामाजिक परिवर्तन, ये दोनों एक ही प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, सामाजिक संरचना और सामाजिक परिवर्तन। ठीक है, इस तरह से आपका जैसे सामाजिक संरचना से अर्थ क्या है, सामाजिक परिवर्तन क्या होता है, इसके 2 सिद्धांत बताइए, इसकी व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो इस तरह से पूछे जाएंगे। उसके बाद में देखिए 55 नंबर टॉपिक, आधुनिकीकरण। ठीक है, भारत में आधुनिकीकरण के दुष्परिणाम बताइए, आधुनिकीकरण से आप लोग क्या समझते हैं, तो ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। 56 नंबर टॉपिक है, भारतीय समाज में धर्म का महत्व बताइए। ठीक है, हमें धर्म का महत्व बताना, जो भारतीय समाज में धर्म का महत्व है इसके बारे में बताइए। 57 नंबर टॉपिक है, पश्चिमीकरण। ठीक है, पश्चिमीकरण से क्या अर्थ है, पश्चिमीकरण क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है। ठीक है, पश्चिमीकरण का साधारणतया, भारतीय समाज में पश्चिमीकरण के प्रभाव, तो ये सारे टॉपिक आपके इस तरह से क्वेश्चन, जो आपका क्वेश्चन से बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। 58 नंबर टॉपिक है, धर्मनिरपेक्षीकरण। ये सभी टॉपिक को आप लोगों से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर स्टूडेंट कि तैयार कर लीजिएगा। नए पैटर्न 2025 बोर्ड एग्जाम में जितने भी स्टूडेंट पेपर देने वाले हैं, जिनको कुछ नहीं समझ में आ रहा कि मैं कैसे तैयारी करूं, यहाँ से आप लोग प्रारंभ कर दीजिए। ये तैयार कर लोगे तो 100% आएगा और बोर्ड एग्जाम में आपको 100 नंबर में 100 में से 100 दिलाकर जाएगा, ये गारंटी है स्टूडेंट। इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप लोगों को तैयार कर लेना है। अब इसका क्वेश्चन का आंसर कहाँ मिलेगा, विद्या क्वेश्चन बैंक में आपको आसानी से मिल जाएगा। जो क्वेश्चंस बैंक होगा अपना चैप्टर वाइज, आपको हर एक चैप्टर से 5 से 7 टॉपिक लिए गए हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में आपके हर साल पूछे जाते हैं, तो तैयार कर लीजिएगा। 59 नंबर टॉपिक है, संस्कृतिकरण पर आलोचनात्मक लेख लिखिए। ठीक है, इसके बारे में आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला है टॉपिक 60 नंबर, कानून और न्याय। ठीक है, कानून और न्याय क्या है इसके बारे में बताइए, इसमें अंतर भी बताना सकता है और अलग अलग परिभाषा भी। देखिए, संविधान, कानून और न्याय और संविधान, ये अथवा करके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो घबराना नहीं है आप लोगों को। 61 नंबर टॉपिक है, पंचायती राज। देखिए, पंचायती राज से आप क्या समझते हैं, इसमें भी कई प्रकार के आ सकते हैं, जैसे कि पंचायती राज, ग्राम पंचायत की शक्तियाँ, ग्राम पंचायत के 4 दायित्व, इस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 62 नंबर टॉपिक है, वन पंचायत। वन पंचायत क्या होता है इसके बारे में आप लोगों को बताना है। ठीक है, इस पर संक्षिप्त में टिप्पणी आप लोगों को लिखना पड़ सकता है। ठीक है, अति लघु उत्तरीय में ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, जो बेसिकली ये टॉपिक होता है स्टूडेंट, ये टॉपिक में आपके 3 टाइप के क्वेश्चन शामिल होते हैं, बहुविकल्पीय क्वेश्चन नहीं शामिल होते हैं। बाकी के सारे क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, वो चाहे अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो, लघु या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो। 63 नंबर टॉपिक है, भारतीय लोकतंत्र में राजनीतिक दल। जो भारतीय लोकतंत्र है, इसमें राजनीतिक दल
के समूह के महत्व के बारे में बताना है। 64 नंबर टॉपिक है लोकतांत्रिक व्यवस्था का दबाव समूह किस तरह से है, ठीक है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था इसके दबाव समूह के बारे में बताना है। 65 नंबर टॉपिक है सामाजिक परिवर्तन की भूमिका आपको बताना है। जो सामाजिक परिवर्तन है इसकी आप लोगों को क्या बताना है, भूमिका बताना है, ठीक है। अगला टॉपिक है 66 नंबर पंचायती राज व्यवस्था में ग्रामीण समाज का वर्णन कीजिए, या इसमें अर्थ बताइए कि पंचायती राज व्यवस्था और ग्रामीण समाज क्या है, ठीक है। ये दोनों एक प्रकार से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है हरित क्रांति। हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं, हरित क्रांति के परिणाम बताइए, इसके प्रभाव को बताइए, ठीक है। हरित क्रांति से रिलेटेड आपका काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला देखिए 68 नंबर टॉपिक ग्रामीण समाज। अब देखिए ग्रामीण समुदाय क्या है, ग्रामीण समाज किसे कहते हैं, इनकी किन्हीं दो विशेषताएं बताइए, इनकी विशेषताएं बताइए। कृषक समाज क्या होता है इसके बारे में आप लोगों को बताना है। 70 नंबर टॉपिक है, यहाँ पर देखिए 70 नंबर टॉपिक क्या है कि ग्रामीण और नगरीय समाज में अंतर बताइए, ठीक है, अंतर पूछा जाएगा। 71 नंबर टॉपिक है भूमि सुधार। भूमि सुधार पर आपको संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना पड़ेगा। 75 नंबर टॉपिक है भूमंडलीकरण और उदारीकरण पर प्रभाव आप लोगों को बताना है। 73 नंबर टॉपिक है भारत में कृषक संरचना का वर्णन कीजिए, ठीक है। 74 नंबर टॉपिक है वैश्वीकरण का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में आपको बाकायदा बताना है। 75 नंबर टॉपिक है हड़ताल तथा तालाबंदी पर आप लोगों को बताना है। देखिए हड़ताल और जो तालाबंदी होती हैं ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हड़ताल किस तरह से होता है, ठीक है, तालाबंदी के बीच में अंतर क्या, इन दोनों के बीच में आप लोगों को अंतर पूछा जा सकता है, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। 76 नंबर टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक अर्थव्यवस्था, ठीक है, इससे आप लोग क्या समझते हैं ये बताइए। उसके बाद में देखिए 77 नंबर टॉपिक सोप ओपेरा क्या है, ये आपका ज़्यादातर अति लघु उत्तरीय में जो कि 3 नंबर का आपका क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें ये सोप ओपेरा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस बार के बोर्ड एग्जाम में कन्फर्म है। 78 नंबर टॉपिक है औपनिवेशिक सरकार ने राष्ट्रवादी, जो औपनिवेशिक सरकार है इनको राष्ट्रवादी जो है, राष्ट्रवादी क्या है, औपनिवेशिक सरकार ने राष्ट्रवादी कारण बताइए, इसके परिभाव बताइए। इसके जो है कई सारे रूप में क्वेश्चंस बन सकते हैं कि औपनिवेशिक सरकार ने राष्ट्रवादी प्रेस जो है व्यवस्था को कैसे लागू किया, ये इस तरह से क्वेश्चंस आप लोगों को बन सकता है, ठीक है। अगला टॉपिक देख लेते हैं। 85 इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पूरे का बुक का निचोड़ है। आज की इस वीडियो को देख लेते हो तो आपको 95 प्लस लाने से कोई भी नहीं रोक सकता, ये गारंटी है स्टूडेंट। उसके बाद में 79 नंबर टॉपिक भारत में टेलीविज़न का प्रसारण कैसे होते हैं, युवा और मोबाइल पर आपको संक्षिप्त में लेख लिखना पड़ेगा। 81 नंबर टॉपिक है सामाजिक आंदोलन। सामाजिक आंदोलन के बारे में भी आपको बाकायदा बताना है कि सामाजिक आंदोलन, सामाजिक परिवर्तन ये क्या होता है। 82 नंबर टॉपिक है पारिस्थितिकीय आंदोलन क्या होता है, ठीक है, पारिस्थितिकीय आंदोलन का एक उदाहरण दीजिए। पर्यावरणीय आंदोलन क्या है, इससे अभिप्राय का इसका अर्थ स्पष्ट कीजिए, इससे आप क्या समझते हैं, ठीक है, इस तरह से पूछा जाएगा। दहेज प्रथा से आपका पूछा जाएगा। 84 नंबर टॉपिक जो है वो यही है कि दहेज प्रथा का कारण और परिणाम बताइए, इसका परिभाषा दीजिए, ठीक है, इसके प्रभाव को बारे में बताइए, इसके दुष्परिणाम के बारे में भी आप लोगों को बताना पड़ेगा। तो दहेज प्रथा से जितने भी टॉपिक बनते हैं, जितने भी क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। 85 नंबर टॉपिक है कृषक एवं नव किसान आंदोलन के बारे में बताइए। जो कृषक एवं नव किसान आंदोलन है इसके बारे में आप लोगों को बाकायदा बताना रहेगा। कृषक एवं नव किसान आंदोलन के मध्य जो है अंतर क्या है, ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो तैयार कर लीजिएगा स्टूडेंट। तो इसमें बताया गया 85 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तैयार कर लोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो फिलहाल स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही। ये इसका सोल्यूशन चाहिए तो आप लोग क्या है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, PDF के लिए आपको करना क्या है, नीचे दिया हुआ है इंस्टाग्राम की ID, व्हाट्सअप की ID, टेलीग्राम की ID, तीनों को फॉलो कर लीजिए। मैं कहीं पर भी मैं PDF 1 से 2 दिन में अपलोड कर दूंगा, ठीक है। फिर जाकर आप लोग डाउनलोड करके सारे क्वेश्चंस को देख लीजिएगा, इसका आंसर क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा। तो फिलहाल स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।